हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, आज के वीडियो में हम मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये 50 क्वेश्चंस प्योर एनसीईआरटी बेस्ड हैं, नीट एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड हैं और इन 50 क्वेश्चंस के थ्रू मोल कॉन्सेप्ट का एक एक टॉपिक अच्छे से कवर किया गया है। यानी आज के वीडियो में हम मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करेंगे, सारे फॉर्मूला मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा और कैसे मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन फास्ट सोल्व करने होते हैं वो भी आज हम सीखेंगे। इसके साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि एग्जामिनर आपसे एग्जाम में क्या मिस्टेक करवा सकता है या ऐसे कौन से टॉपिक है जो इस बार नीट एग्जाम में एनसीईआरटी से पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपको यह कंप्लीट वीडियो अच्छे से देखना है और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या मिस्टेक्स या ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि ये एग्जाम में इस बार आ सकता है, उसको आपको अलग से एक कॉपी में नोट कर लेना है ताकि एग्जाम से पहले आप सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या अपनी मिस्टेक्स को अच्छे से रिवाइज कर पाए और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसको आप इजीली सोल्व करके नीट एग्जाम में केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके अपने ड्रीम कॉलेज में जाएं। ठीक है भाई, जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा उनको अच्छे से फॉलो करना है। आज आपका ये पहला वीडियो है इसलिए थोड़ा सा स्टार्टिंग में मैं आपको कुछ गाइडलाइन दूंगा। उन गाइडलाइन को अगर आपने लास्ट तक अच्छे से फॉलो किया तो आप इस बार केमिस्ट्री में 100% स्कोर करके नीट में टॉप रैंक लाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, बहुत सारे बच्चे वो समझ गए होंगे कि आज का वीडियो का क्या कॉन्सेप्ट है। देखो, ये आपके केयर टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन है। कौन से चैप्टर का? मोल कॉन्सेप्ट का। केयर टेस्ट सीरीज क्या है, जिन बच्चों को नहीं पता एक बार मैं बता देता हूं। केयर भाई आपकी केमिस्ट्री की चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है जिसमें चैप्टर वाइज टेस्ट के साथ साथ आपके रिवीजन टेस्ट और मेजर टेस्ट भी होते हैं और इन सभी टेस्ट के आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाते हैं। वीडियो सॉल्यूशन में मैं आपको हर चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करवाता हूं, आप क्या मिस्टेक कर सकते हैं वो बताता हूं। एनसीईआरटी के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो इस बार आपके नीट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू हाईलाइट कराता हूं। तो ये हमारी केयर टेस्ट सीरीज है और बच्चे ये बोलते हैं सर जब हम केयर टेस्ट सीरीज को अच्छे से अटेम्प्ट करके जाते हैं हमें ऐसा लगता है नीट एग्जाम में भी पेपर सुनील सर ने ही बनाया है यानी मैंने बनाया है। तो इस बार अगर आप केयर टेस्ट सीरीज को अच्छे से फॉलो करेंगे, वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा उनको अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे तो डेफिनेटली आपको भी इस बार नीट एग्जाम में ऐसा ही लगेगा। तो प्लीज आप ये कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन जरूर देखें और बताई गई बातों को अच्छे से फॉलो करें। तो ये है भाई आपका केयर का पहला टेस्ट। ठीक, क्या करना है? देखो, एक तो जब भी कोई चैप्टर का टेस्ट आपका आएगा या मेजर टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन आएगा उसमें हर टेस्ट से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाता हूं जिसमें 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है या इन क्वेश्चन में आप कोई ना कोई मिस्टेक कर सकते हैं। तो जब भी आप दोबारा से ये टेस्ट रिवाइज करना चाहते हैं, पूरा टेस्ट रिवाइज करने का टाइम आपके पास ना हो तो आप ओनली इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे तो पूरा चैप्टर या पूरे टेस्ट का रिवीजन आपका अच्छे से हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको एक कॉपी लगानी है, ज्यादा मोटी मत लगाना, पतली ही लगा लेना बेशक, लेकिन एक काम करना है हर टेस्ट में, हर टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन में मैं आपको जहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिस्टेक, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला या एनसीईआरटी का कोई ऐसा पॉइंट बताऊंगा कि ये एग्जाम में आ सकता है वो आपको इस कॉपी में नोट करते जाना है टेस्ट वाइज। ठीक, जैसे इसमें क्या है 20 तो आपके चैप्टर वाइज टेस्ट आएंगे, आपके 6 रिवीजन टेस्ट आएंगे, फिर इसके साथ साथ 10 मेजर टेस्ट होंगे। तो सभी टेस्ट के लगभग एक एक दो पेज पे भी आप अपनी मिस्टेक या इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेंगे तो मैक्सिमम 50 से 60 पेज में आपके पास केमिस्ट्री का निचोड़ तैयार होगा जहां से आपके एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आएंगे या यूं कहें जहां पे एग्जामिनर आपसे मिस्टेक करा सकता है। तो थोड़ा सा प्लानिंग के साथ चलोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो एक अलग कॉपी जरूर लगा ले, मिस्टेक क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो मैं आपको बताते चलूंगा, आपको बस उसमें नोट करना है और रेगुलर रिवाइज करना है। ठीक, फिर इसके बाद भाई कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं क्या सर हमें हर टेस्ट का पूरा वीडियो सॉल्यूशन देखना चाहिए? देखो भाई, अगर आपके पास टाइम है भाई हर टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन में
1.5 से 2 घंटे का टाइम लगेगा। ये मान लो जो चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं उसमें थोड़ा कम टाइम लग सकता है, लेकिन मेजर टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन तो मैं 2 से 2.5 घंटे की बनाता हूं। और नीट 2024 का पेपर जब बच्चों ने दिया था तो वो 10 मेजर टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन जब देख के गए थे, ये बोल रहे सर ऐसा लग रहा है पूरा पेपर इन 10 टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन से आया है। तो देखो मैं आपको ये कहूंगा, स्टार्टिंग के जो चैप्टर वाइज टेस्ट है इनके वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं रहेंगे, मैक्सिमम 1.5 घंटे तक कवर करने की कोशिश करेंगे, हर चीज अच्छे से कवर कराएंगे। तो आपके पास 1.5-2 घंटे का टाइम है तो मैं कहूंगा पूरा देखो। अगर आपके पास पूरा वीडियो सॉल्यूशन देखने का टाइम नहीं है, आप एटलीस्ट उन क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन जरूर देखेंगे जिन क्वेश्चन में आपको डाउट आता है, या जो क्वेश्चन आप एग्जाम में सोल्व नहीं कर पाते, या जो क्वेश्चन आपका मिस्टेक हो जाता है। और इन क्वेश्चन में भी आपको कोई क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लगा हो या थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट है उनका भी वीडियो सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। एटलीस्ट इतना काम जरूर करेंगे, इन टेस्ट के वीडियो इन टेस्ट की जो पीडीएफ बनेगी सॉल्यूशन की, वो पीडीएफ आपको बीवाइज क्लासेस ऐप में केयर टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड की जाएगी। आप एक बार वो रीड जरूर कर ले, क्योंकि मैं है ना कई बार लिखता हूं कि इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, नीट 2025 में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उससे आपको काफी बेनिफिट हो जाएगा। ठीक, तो वो पीडीएफ जरूर रीड करना और हो सके तो वीडियो सॉल्यूशन भी देखते रहना। मैं बिल्कुल ये मान के पढ़ाऊंगा कि बच्चे को कुछ नहीं आता, क्वेश्चन भी सोल्व नहीं करना आता, बिल्कुल जीरो से लेके अच्छे लेवल तक कराऊंगा। ठीक, अब जिन बच्चों ने केयर टेस्ट सीरीज अभी तक ज्वाइन नहीं की है, भाई केयर टेस्ट सीरीज पे आपके लिए लास्ट डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो आप बीवाइज ऐप डाउनलोड करके आज ही केयर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। लेकिन ज्वाइन करने से पहले अप्लाई प्रोमो कोड पे जरूर क्लिक कर देना, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल हो जाए। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी केमिस्ट्री की वो जर्नी जो हमारा केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर इंश्योर करेगी। क्योंकि जो हमारी केयर टेस्ट सीरीज है ना, इसकी फुल फॉर्म देखना क्या है, केमिस्ट्री एनालिसिस रिवीजन कम एक्सरसाइज सीरीज। तो यानी केयर टेस्ट सीरीज के थ्रू हम केमिस्ट्री का एनालिसिस करेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे, और क्वालिटी क्वेश्चंस के थ्रू आप एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जैसे कि नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि प्योर एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। तो ये हर चैप्टर के 50 क्वेश्चन बिल्कुल आप बोल सकते हैं गोल्डन क्वेश्चन है। तो अगर इनको अच्छे से करके जाएंगे ना, तो डेफिनेटली नीट में आप 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करेंगे और अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, टेस्ट की सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, What will be the molality of solution having 18 gram of glucose dissolved in 500 gram of water? भाई मोललिटी पूछा है, हम जानते हैं मोललिटी क्या होता है। मोललिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये फॉर्मूला सबको पता है, ध्यान रखना नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखा जाता है और केजी में लिखा जाता है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे ग्लूकोज के, 18/180 कितना आ गया, 0.1 आ गया, और कितना वो 500 ग्राम यानी 0.5 केजी। तो ये आ जाएगा 1/5, 1/5 मीन्स 0.2 मोलल। बोलो कोई डाउट नहीं है। पहला क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, हो सकता है आगे आपको थोड़ा झटका मिले। अच्छा, क्वेश्चंस में मैं जरूर करता हूं, फ्लक्चुएशन जरूर करता हूं कि क्वेश्चन को कभी बिल्कुल इजी कर दिया है ना, 3-4 क्वेश्चन इजी दे दिया, आप और कॉन्फिडेंट हो गए। ठीक, फिर एक क्वेश्चन आपको ऐसा दे दिया, उसमें आपका सारा टाइम वेस्ट करा लिया। ऐसे मैं जरूर करूंगा, क्योंकि एग्जामिनर भी ऐसा करता है। कई बार ऐसा भी होगा कि क्वेश्चन टफ आया, उसके बाद इतना इजी क्वेश्चन आ गया, आपने आंसर टिक किया, घर जाके देखा फिर आपका नेगेटिव हो गया। तो ऐसे मैं आपके साथ फ्लक्चुएशन करता रहूंगा जैसे कि एग्जामिनर करता है। इसलिए तो केयर टेस्ट सीरीज आपके 180 आउट ऑफ 180 का केयर करेगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, 10 ml ऑफ कंसंट्रेटेड H2S। अच्छा, ये लिस्ट आपने नोट नहीं की, लिस्ट मैंने नहीं बोली, फिर भी एक बार बोल देता हूं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है 2nd, 7th, 8th, 10th, 11th, 19th, 20th, 27th, 30th, 34th, 35th, 36th, 40th, 42nd, 44th, 46th, 49th एंड 50th क्वेश्चन। कुछ बच्चे क्या करने लग जाते हैं, सर ने बोला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो डेफिनेटली इनमें से ही आएगा। भाई 15-16 क्वेश्चन थोड़े आएंगे एग्जाम में, तो वो बच्चे क्या करते हैं, इनको नोट कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन लिखेंगे फिर उसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, ये बस इसलिए कि अगर दोबारा से आपको टेस्ट रिवाइज करना है और पूरा टाइम नहीं है, ओनली एक क्वेश्चन कर दो, इनके थ्रू इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे आपके रिवाइज हो जाएंगे। तो इनको कोई नोट नहीं करेगा, नोट करने हैं अपने मिस्टेक्स, अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, या ऐसे पॉइंट जो मैं बताऊंगा कि एनसीईआरटी में और एग्जाम में अभी तक नहीं आया है, पूछा जा सकता है, ओनली वो वाले पॉइंट। ज्यादा नहीं लिखना, कम लिखना है, क्योंकि ज्यादा लिखोगे तो कम पढ़ोगे, कम पढ़ोगे तो ज्यादा, कम लिखोगे तो ज्यादा बार पढ़ोगे, और जितना ज्यादा बार रिवाइज करोगे ना उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक, नेक्स्ट, अब आ जाओ वापिस।
सेकंड क्वेश्चन, 10 ml of concentrated H2SO4 is diluted to 1 liter. The approximate strength of dilute acid could be. देखो भाई, सबसे पहले आपको पता है, अगर मान लीजिए किसी में आप पानी डाल देते हो, भाई ये सॉल्यूशन आपने बनाया, ये 10 ml आपने सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, और ये 18 मोलर था, इसमें आपने पानी डाल दिया, अब ये कितना हो गया, अब ये आपका 1 लीटर हो गया, ठीक, 1 लीटर हो गया। अब एक बात बताओ, यहां पे जितने मोल्स थे ना, जितने मोल्स यहां पे थे, तो यहां पे भी H2SO4 के उतने ही मोल्स रहेंगे, क्योंकि पानी डालने से मोल्स थोड़ा बढ़ेंगे, सॉल्यूशन का सिर्फ वॉल्यूम बढ़ा है। और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ, हम क्या लिखते हैं, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो यहां से आप लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। तो डाइल्यूशन करने पे नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, कांस्टेंट होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, m1v1 इक्वल टू m2v2 कर सकते हो आप। m1 कितना है, m1 इज 18 मोलर, ये है आपका m1 18 मोलर, और v1 कितना है 10 ml। देखो वैसे तो वॉल्यूम हम लीटर में लिखते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई करते टाइम आप लीटर में ml में किसी में रख सकते हैं, लेकिन दोनों साइड सेम यूनिट रखना, क्यों, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा इसलिए। तो लीटर में रखो या ml में रखो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों साइड मैंने जैसा बोला सेम यूनिट होना चाहिए। ये हमें नहीं पता, और v2 हमें पता है 1000 ml है, ठीक। तो ये कितना 18 इंटू 10, m2 नहीं पता है, और ये 1000, ठीक। तो अब कितना आएगा, यहां पे m2 इज इक्वल टू 0.18 मोलर आया कि नहीं आया, ठीक। अब नॉर्मलिटी पूछा उसने इस सॉल्यूशन की, तो नॉर्मलिटी में लिखा ना, देखो नॉर्मलिटी होती है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, H2SO4 2H प्लस देगा, इसलिए इसका एन फैक्टर 2.18 इंटू 2.36 नॉर्मल, ऐसे आ जाएगा। तो कौन सा आंसर आ गया, थर्ड आंसर आ गया, आंसर इज थर्ड। कर लेंगे ऐसे, पिछले क्वेश्चन का आंसर लिख दिया था, वेरी गुड, लिख दिया था, ठीक। कुछ नोट करना तो कर सकते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया इज। भाई 4.25 ग्राम में पहले मोल्स फाइंड आउट कर लिया करो, ये 4.25 डिवाइड बाई 17, इतना ही मास होगा अमोनिया का, तो ये कट जाएगा पूरा 4 पे, 1/4 मोल आ गया। 1/4 मोल को हम लिख सकते हैं 1/4 इंटू Na मोलिक्यूल्स, और Na हम जानते हैं कितना होता है 1/4 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23, इतने मॉलिक्यूल्स, दैट इज 1.5 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। कौन सा आंसर आया, सेकंड आंसर आ जाएगा, आंसर इज 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द नॉर्मलिटी ऑफ 10% वेट बाय वॉल्यूम एसिटिक एसिड इज। ये पूछ रहा आपसे, 10% वेट बाय वॉल्यूम दे दिया, देखना इसका मतलब क्या होता है, 10% वेट बाय वॉल्यूम एसिटिक एसिड, इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है 10 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इन 100 ml सॉल्यूशन। और अगर यहां पे 10% वेट बाय वेट होता तो क्या लिखते, फिर हम लिख देते 10 ग्राम एसिटिक एसिड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो अब 10 ग्राम के इसके मोल्स फाइंड आउट कर लो, मोल्स कितना 10/60, तो 1/6 मोल आ गया। अब ये पूछ रहा है नॉर्मलिटी में, वॉल्यूम लेंगे इसमें 0.1 लीटर, ठीक। अब नॉर्मलिटी फाइंड आउट करनी होना, तो पहले आप क्या कर लिया करो, या तो मोलरिटी फाइंड आउट कर लो, या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता आपका n इंटू एन फैक्टर, तो इसका एन फैक्टर ये 1H प्लस दे सकता है 1 होगा, तो यही आ गया 1/6। तो अब यहां से नॉर्मलिटी इक्वल टू होता नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो ये हो गया 1/6 डिवाइड बाय 0.1, दैट इज 10/6, ये आ जाएगा आपका 6 1 जा बच गया कितना 4, और 6 6 जा बच गया कितना फिर 4, 6 6 जा 6 6 जा 1.7 नॉर्मल लिख सकते हो, आंसर इज थर्ड। कर लेंगे ना ऐसे, ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.8 मोलर सॉल्यूशन कंटेन्स 0.1 मोल ऑफ द सोल्यूट। भाई मोलरिटी दे दी, मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, ये 0.8 दे दिया, ये 0.1, वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम इक्वल टू 0.1 डिवाइड बाय 0.8, दैट इज इक्वल टू 1/8 लीटर, विच इज इक्वल टू 0.125 लीटर, और आप इसको 125 ml भी लिख सकते हैं। कौन सा आंसर आ जाएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा, इजी क्वेश्चन है,
ठीक, वेरी वेरी इजी। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद ये अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, इस पे लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, आ सकता है इस पैटर्न का क्वेश्चन है ना। अभी तक आज तक एग्जाम में नहीं आया है नीट में, कि मतलब पहले आए हैं, अभी लेटेस्ट पैटर्न में नहीं आया है कि परसेंटेज में दे रखा कंसंट्रेशन और फिर मोलरिटी या नॉर्मलिटी में पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में बस आपको ये लिखना आना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 25 ml of 3 molar HNO3 are mixed with 75 of 4 molar HNO3 if the volume are additive the molarity of the final mixture। अच्छा देखो, एक सॉल्यूशन दिया जिसकी मोलरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, और दूसरा है M2 और V2। इन दोनों को बोल रहा है कि मिक्स अगर कर दें तो बताओ भाई, नया सॉल्यूशन जो आएगा, हमें पता है इसकी वॉल्यूम तो क्या हो जाएगी V1 प्लस V2। ठीक, इसकी मोलरिटी आपसे पूछ रहा है, कैसे बताएंगे भाई? कॉन्सेप्ट लगाओ, यहां पे नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? N1 यानी M1 V1, इसमें कितने मोल्स होंगे? N2 कितना होता है? M2 V2, और यहां कितने मोल्स होंगे? टोटल N1 प्लस N2 हो जाएगा। तो मोलरिटी क्या होता है? टोटल मोल्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, ऐसे करते हैं हम लोग। V1 प्लस V2, ये कितना? M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइड बाई, बोलो, डिवाइड बाई V1 प्लस V2। और एक्स्ट्रा अगर कभी पानी वगैरह ऐड करे तो नीचे वॉल्यूम में ऐड कर देना, क्योंकि वाटर ऐड करने से आपका मोल थोड़ा बढ़ेंगे, ओनली वॉल्यूम बढ़ेगा सॉल्यूशन का। अब देखो M1 कितना है? 3 मोलर, और वो V1 कितना है? 25 ml। तो इसको 25 ही रख लो, तो ऊपर ml में रखा है तो नीचे भी ml में रख देंगे। प्लस 4 into 75, नीचे आ जाएगा 25 प्लस 75, ये होगा 300, और वो 75, 375 डिवाइड बाई 100 दैट इज इक्वल टू 3.75 मोलर। आंसर कौन सा आया? आंसर इज 3। ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आ चुका है एज इट इज। जेईई मेंस में देख लो आप, जेईई मेंस में भी कितने आसान क्वेश्चन आते हैं। ठीक, इजी क्वेश्चन था भाई, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डेंसिटी ऑफ 2.05 मोलर solution of acetic acid in water is 1.02 ग्राम पर ml। the molality of the solution is, देखो भाई ये डेंसिटी दे रखी है कितनी? 1.02 ग्राम पर ml। अब उसने मोलरिटी दे रखी है आपको 2.05 मोलर, और पूछा कितना, क्या है? मोलरिटी। तो मोलरिटी आपसे पूछा है, क्या क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब देखो हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सोल्व करने की जरूरत है, बस ऐसे सोल्व करते हैं। देखो 2 पॉइंट, कुछ बच्चे ना इसका फॉर्मूला याद करते हैं, फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, फॉर्मूला याद करोगे तो फंसोगे पक्का। ठीक, ध्यान रखना, फॉर्मूले वाली मिस्टेक नहीं करनी। कुछ कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे मैंने देखा है कि फॉर्मूले पे ज्यादा फोकस करते हैं। फॉर्मूला कुछ नहीं है, 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है 2.05 मोलर का? इसका मतलब है 2.05 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। आपको मोलरिटी के लिए क्या चाहिए था? मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 2.05। अब क्या चाहिए? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे आ सकता है? आपके पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन बताओ कितना आएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना? 1.02 गुना में कितना हो जाएगा? गुना में बोलो, गुना में हो जाएगा 1000 ml, तो ये 1020 ग्राम हुआ कि नहीं हुआ? मास ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन ये सॉल्यूशन का मास है, आपको किसका चाहिए? सॉल्वेंट का। तो मास ऑफ सॉल्यूट बताओ कितना आएगा? कितने मोल्स हैं? 2.05, तो 2.05 मल्टीप्लाई बाई मोलर मास इनटू में 60, तो ये हो जाएगा 6 6 5 जा 30, 0 6 5 जा 30 और 6 2 जा 12, तो ये 123 ग्राम आ गया है ना। अब मास ऑफ सोलवेंट कितना आया? मास ऑफ सोलवेंट कितना? 1020 माइनस 123, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 897 ग्राम, है ना, 897 ग्राम। तो यहां रख दो केजी में, 0.897 केजी। तो इसको ऐसा कर देना, मोलरिटी इज इक्वल टू 2.05 डिवाइड बाई 0.9। इसको सोल्व करते टाइम 20.5 डिवाइड बाई 9 कर देना। ठीक, अब 9 2 जा 18, 2 से थोड़ा ज्यादा आएगा, 2 से थोड़ा ज्यादा वो रहा, एक ही ऑप्शन है 2 से थोड़ा ज्यादा, 2.28 मोलल या मोल पर केजी। ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब आप बच्चों को ये लग रहा होगा
कि सर डेंसिटी वाले फॉर्मूले से हम एक लाइन में सोल्व कर देते हैं, लेकिन यहां तो लंबा खींच गया। बिल्कुल सही बात है, लंबा तो खींच गया, लेकिन आप ये देखो क्या ये स्टेप्स आप ऐसे लिखे पेपर में, ये तो आपके दिमाग में चलेंगे ना, ये तो मैंने आपको बताए हैं, मैंने समझाया इसलिए टाइम लगा, नहीं तो सीधा क्वेश्चन ऐसे सोल्व होगा। बस यहां थोड़ी सी कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी एक बार, ठीक है ना। तो आंसर आ गया इसका 3rd, और आप इस पे लिख लेना, ये एग्जाम में आ सकता है, नीट 2025 में पूछा जा सकता है, ठीक में आ सकता है। समझे कि नहीं समझे, लिख लो भाई, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, ये अच्छा क्वेश्चन था, हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि एग्जामिनर डेटा भी वही यूज करे जो मैंने यूज किया है, बट इतना जरूर कर सकता है यहाँ पे आपका मोलरिटी अलग दे दे, डेंसिटी चेंज कर दे, एसिटिक एसिड की बजाय H2SO4 दे दे, और फिर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, ऐसे भी पॉसिबिलिटी है। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन फैक्टर इज अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। देखो भाई, जहां पे भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आएगा उस पे टेम्परेचर का इफेक्ट आएगा। द कंसंट्रेशन, लिख देता हूं, द कंसंट्रेशन टर्म which has volume term change with temperature, बस ये दिमाग में रखो, और कुछ भी दिमाग में नहीं आना चाहिए। अब देखो, मोलरिटी है, मोलरिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्या टेम्परेचर के साथ चेंज होगा, बिल्कुल होगा। दूसरा मोलरिटी, मोलरिटी में होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, क्या टेम्परेचर के साथ चेंज होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम टर्म नहीं आया। तीसरा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन में तो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट करते हैं, इसमें कुछ भी नहीं आया, कोई वॉल्यूम टर्म नहीं आया, तो ये चेंज नहीं होगा। फोर्थ वेट फ्रैक्शन, अब वेट फ्रैक्शन में तो यार वैसे ही वेट बाय वेट आएगा, ठीक, तो ये भी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा। तो कौन सा चेंज हो रहा है, ओनली मोलरिटी चेंज हो रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इज 1। ठीक, एक आप ये भी ध्यान रख सकते हो। इसके अलावा अगर एग्जामिनर ये पूछे कि नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी में नंबर ऑफ मोल्स पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है लीटर में, तो ये टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाएगा। ठीक, मोलरिटी हो जाएगा, नॉर्मलिटी भी हो जाएगा। अच्छा, ये मोलरिटी है, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, ये ध्यान रखना। मोल फ्रैक्शन नहीं होगा, वेट बाय वेट परसेंट नहीं होगा। आप ये बोल सकते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंट चेंज हो सकता है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम आ गया। वो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट वैसे तो ये आता नहीं आपके, फिर भी अगर पूछे टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकता है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम टर्म आ रही है। ठीक, कर देंगे, इतना हो जाएगा। नेक्स्ट आंसर मैंने लिख ही दिया। अच्छा, गुड क्वेश्चन भाई। अब मैं ये बोलूं कि क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, पहले ऑलरेडी कई बार आ चुका है, दोबारा रिपीट हो सकता है। गुड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, बस इतना लिख लो, है ना, ये है भाई बात। नेक्स्ट इसके बाद मोलरिटी ऑफ 0.2 नॉर्मल H2SO4। भाई हम जानते हैं नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इनटू n फैक्टर होता है, तो यहां पे इसने नॉर्मलिटी दे रखी है और मोलरिटी पूछा है, 0.2 मोलरिटी इंटू 2, तो मोलरिटी कितनी आ गई, 0.1 मोलर। आंसर इज 4, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक, कर देंगे ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, what is the molarity of H2SO4 solution that has a density of 1.8 gram per cc and contains solute 98% by weight। अब यहां पे ये 98% by weight का मतलब पता क्या, 98 weight by weight परसेंट। आप लिखोगे 98 ग्राम H2SO4 present in 100 ग्राम सॉल्यूशन। अब देखो आपसे क्या पूछा, मोलरिटी पूछा है, मोलरिटी पूछा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन होगा। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, यहाँ पे मोल्स निकाल लो, 98 बाई 98, 1 मोल आ गया आपका। ठीक, और मोलरिटी इक्वल टू 1 मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम नहीं है आपके पास, लेकिन आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन है और ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, तो डेंसिटी और मास से क्या निकाल सकते हो, वॉल्यूम। कैसे निकालोगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाई डेंसिटी 100 बाई 1.84, ये आ जाएगा। ठीक, ये किस में आएगा पर आपका ml में आएगा, क्योंकि वो सीसी दे रखा ना, 1 cc इज इक्वल टू 1 ml होता है, ये आप जानते ही होंगे। ठीक, डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, दिस इज 10,000 बटे 184 ml, या आप लिख दो ये हो जाएगा आपका 10 बटा 184 लीटर।
अब यहां लिखो 10/184 लीटर और ये हो जाएगा 184/10 दैट इज इक्वल टू 18.4 मोलर। कौन सा आंसर आया? थर्ड। बताओ इस क्वेश्चन को याद करने की जरूरत थी क्या? कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत है क्या? नहीं है ना। तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है इस पे भी आप लिख सकते हो, नीट एग्जाम में आ सकता है, नीट में आ सकता है, ठीक, इस पे लिख सकते हो आप क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। आंसर इसका थर्ड आ गया। किसी को कुछ नोट करना तो पॉज करके नोट कर लिया करो, ठीक। फिर आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, hemoglobin contains 0.34% of iron by mass. The number of atoms in 3.3 ग्राम of hemoglobin is। वो पूछ रहा है कि देखो यार एक बात बताओ, सबसे पहले ना आपको ये बताना कि हीमोग्लोबिन के कितने एटम हैं। अगर आयरन के हीमोग्लोबिन 3.3 ग्राम में कितने एटम है? आयरन के हीमोग्लोबिन 3.3 ग्राम हीमोग्लोबिन में आयरन के कितने एटम है, आपसे ये पूछा है। तो सबसे पहले अगर मुझे ये पता चल जाए 3.3 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना आयरन है, तो आयरन के वेट से डिवाइड करके, आयरन के एक एटम के वेट से डिवाइड करके नंबर ऑफ आयरन एटम आ जाएंगे। बस हो गया क्वेश्चन सोल्व। कैसे करेंगे? देखो यहां पे इसने लिखा 0.34% ऑफ आयरन बाई मास। 0.34% का मतलब क्या है भाई? इसका मतलब 0.34 ग्राम आयरन इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम हीमोग्लोबिन। तो इसी चीज को मैं सिर्फ उल्टा लिख सकता हूं, 100 ग्राम हीमोग्लोबिन contains 0.34 ग्राम आयरन। ये बोल सकते कि नहीं बोल सकते? ठीक। फिर यूनिटरी मेथड, 1 ग्राम आयरन हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.34/100 ग्राम आयरन। नेक्स्ट 3.3 ग्राम हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.34 डिवाइड बाई 100 गुणा में 3.3 ग्राम आयरन। हमारे पास आयरन का मास आ गया। अब आयरन के मास से मैं क्या निकाल सकता हूं? आयरन के मोल्स निकाल सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन। ये कितना होगा? 0.34 डिवाइड बाई 100 गुणा में 3.3 और इसका मास होता है 56 ग्राम। तो इतने मोल्स आ गए। और मोल से मैं एटम निकाल सकता हूं, 0.34 डिवाइड बाई 100 गुणा में 3.3 डिवाइड बाई 56 गुणा में कितना आएगा? ये हो जाएगा आपका 6 × 10 की पावर 23 एटम्स। अब देखो कैसे सोल्व करना है, किस हिसाब से सोल्व कर सकते हो आप भाई। इसको सोल्व करने का मेथड क्या हो सकता है? हम कैसे सोल्व करें? पहले तो ये काट दो, 10 की पावर 2 रह गया, सॉरी 21 रह गया है ना, और ये 6 पे कट जाएगा लगभग। चलो अप्रोक्सीमेट काटते हैं। 6 9 जा कितने होते हैं? 54, 9 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन पूरा ही काट दिया। और ये लगभग किस पे कट जाएगा? 9 3 जा 27 बच जाएंगे, 6 और फिर आएगा 9 7 जा भी लगे 3.5 मान लो यार, 3.5 मान लो मतलब। अब इसको 0.34 और 3.5 को मल्टीप्लाई करो तो इसमें मेरा ये मानना है इसको 3 मान लो। 0.3 मल्टीप्लाई बाई 3.5 तो 10 के आसपास आएगा, 10 पॉइंट समथिंग है ना, 10 पॉइंट समथिंग नहीं 1 पॉइंट समथिंग। 3.5 मल्टीप्लाई बाई 0.3 तो आएगा 1 पॉइंट समथिंग। 1 पॉइंट समथिंग गुणा में ये 10 की पावर कितना आ जाएगा? 21 आना चाहिए, ठीक है ना। ओके, एक गलती कर दी मैंने छोटी सी, यहाँ पे 0.35 आएगा तो ये आपका आ जाएगा 0.1 समथिंग, मान लो 1 लिख दिया, इसको आप लिख सकते हो 1.1 × 10 की पावर 20। अब हो जाएगा, चेक करो ये कौन सा आंसर आ गया? थर्ड आ गया। कर लोगे नहीं कर लोगे ऐसे? तो अप्रोक्सीमेशन से भी आपको क्वेश्चन सोल्व करना सीखना पड़ेगा, है ना। आंसर इज थर्ड, आंसर इज थर्ड। गुड क्वेश्चन है ये भी, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। कॉन्सेप्ट क्या है फिर बता देता हूं। देखो उसने क्या बोला कि 0.34% आयरन प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन में। अगर हमने 3.3 ग्राम हीमोग्लोबिन ले लिया तो बताओ उसमें कितने आयरन एटम है भाई? 0.34 ग्राम, तो 0.34% आयरन प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन में। इसका मतलब क्या है? 100 ग्राम हीमोग्लोबिन अगर आपने लिया तो उसमें 0.34 ग्राम आयरन है। 1 ग्राम लिया तो 0.34 डिवाइड बाई 100 है, और 3.3 ग्राम हीमोग्लोबिन लिया तो उसमें 0.34 डिवाइड बाई 100 गुना में 3.3 ग्राम आयरन है। तो ये आयरन का मास आ गया। मैंने फिर आयरन के मोल्स फाइंड आउट किए।
आयरन के एक मोल में Na एटम्स होते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स को Na से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल आयरन के एटम आ गए। किसी को भी कुछ लिखना तो वीडियो पॉज करके लिख सकता है। ठीक, नेक्स्ट देखो, सारे क्वेश्चन मत लिखना, कहीं मैं बोलूं लिख सकता लिख सकते हो, लिखना चाहे तो लिख सकता है और फिर सारे लिखने शुरू कर दो, ऐसा नहीं करना। व्हाट मास ऑफ 95% प्योर CaCO3 will be required to neutralize 50 ml of 0.5 molar HCl solution according to the following reaction। ठीक है भाई, ये रिएक्शन दे रखी है, सोल्व करते हैं। आपको पता है इस रिएक्शन से हम क्या समझते हैं, CaCO3 plus 2 HCl is converting into CaCl2 plus CO2 plus water। ठीक, यहां पे हमें ये समझ में आता है भाई कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल HCl के 2 मोल को न्यूट्रलाइज करता है। ठीक, या यूं कहो 2 मोल HCl इज न्यूट्रलाइज बाय 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट। अब आपको HCl के कितने मोल्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, क्या कर दोगे, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर करते हैं। 50 ml को लिख दो 0.05 लीटर, ये हो गया आपका 0.025 मोल। अब हम क्या लिखेंगे, 2 मोल HCl इज न्यूट्रलाइज्ड बाय बोलो 1 मोल CaCO3, यही लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे 1 मोल HCl इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 1/2 मोल CaCO3, 0.025 मोल HCl इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 1/2 into 0.025 मोल HCl3, सॉरी मोल कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसका मास 1/2 इंटू कितना होता है इसका 1 मोल का मास 100 ग्राम, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपका 2.5 डिवाइड बाई 2, उसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1.25 ग्राम CaCO3। ठीक, कौन सा आंसर आ जाएगा, थर्ड आंसर आ जाएगा। ये मिस्टेक काफी बच्चों ने की होगी। ठीक, लेकिन ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। कैसे सोल्व करेंगे इसको, देखो उसने क्या लिख रखा है यहाँ पे 1.25 ग्राम तो प्योर चाहिए आपको, ये तो प्योर चाहिए, लेकिन उसने इनिशियली क्या रखा, देखो 95% प्योर सैंपल है, यानी 100 ग्राम CaCO3 अगर आप लेते हैं ना, उसमें से 95 ग्राम ही प्योर है। आपको प्योर कितना चाहिए, 1.25, तो थोड़ा सा ज्यादा लेना पड़ेगा। तो टोटल कितना लेना पड़ेगा वो देखते हैं भाई। 95 ग्राम प्योर CaCO3 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कितना, या प्रेजेंट इन लिख लो, ऑब्टेन हमने कोई प्रोड्यूस थोड़ा करा है, इसको प्रेजेंट लिख लो, इज प्रेजेंट इन। सैंपल दिया गया है 100 ग्राम, 1 ग्राम प्योर CaCO3 इज प्रेजेंट इन 100/95 ग्राम, और फिर आप लिखोगे 1.25 ग्राम प्योर CaCO3 इज प्रेजेंट इन, यूनिटरी मेथड लग रहा है, सबसे आसान मेथड होता है ये, 100 डिवाइड बाई 95 गुना में कितना आ जाएगा 1.25। इसको सोल्व करो, ये 19, ये इस पे जाएगा, 19 गया 19 में गया 5 19 जा, कितने हो गए 95, और ये 20, और इसको सोल्व कर सकते हो तो ये हो जाएगा आपका 20/19, 1 से थोड़ा ज्यादा आएगा, और 1 से थोड़े ज्यादा को 1.25 से मल्टीप्लाई करो तो 1.25 से थोड़ा ज्यादा आएगा। कौन सा आंसर है ये, तो 1.25 तो नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, इतना ज्यादा नहीं आ सकता, 1.25 से थोड़ा ज्यादा 1.32 है, तो 1.32 ग्राम, ये आंसर आ गया। आंसर 4, अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन फॉर रिवीजन, लिख सकते हो आप, और ये नीट में आ चुका है। ठीक, इतना बढ़िया क्वेश्चन नीट में आ चुका है, अभी आया था पहले, नीट 2023 या 2022 में आया था। ठीक, या 3 में, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको दे दिया, अगर आगे ऐसा क्वेश्चन आए तो आपकी प्रैक्टिस हो जाए, प्रैक्टिस के लिए दिया था। ठीक, आप इसको भी नोट कर सकते हो, अगर कोई गलती हो गई है या आप सोल्व नहीं कर पाए थे, या अगर एक आप देखना चाहते हो, लेकिन हर क्वेश्चन को नोट मत करना है ना। नेक्स्ट है 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। इसमें पूछ रहा किसमें सबसे ज्यादा एटम है। भाई एटम सब पूछे ना, पहले आप क्या करो भाई, जैसे ये पहला है, इसमें 1 ग्राम लिथियम है, 1/7 इसके मोल्स हो गए, इसका मतलब 1/7 Na एटम्स हो जाएंगे इसमें। ठीक, दूसरा देखो ये 1 क्या दे रखा है Ag, तो 1/108 मोल गुना में Na इतने Ag एटम्स। ठीक, तीसरा क्या है 1/mg है 24, 1/24 इंटू में Na mg एटम्स, ऊपर वाला Ag था ये mg है। चौथा 1/32 मोल आया। ठीक, और इसका मतलब 1/32 Na
O2 मॉलिक्यूल्स, ध्यान देना O2 मॉलिक्यूल है और O2 के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं? 2। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 2 into 1/32 Na, दैट इज 1/16 Na ऑक्सीजन एटम्स। अब देखो सब में क्या है, न्यूमरेटर क्या इतना है 1, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा, तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर क्या है 7, तो फर्स्ट इज द आंसर। आंसर इसका 1 आ जाएगा। नोट करना है तो देख लो, वैसे नोट करने वाला क्वेश्चन है नहीं, बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द एवरेज मोलर मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5 ग्राम, द रेशियो ऑफ क्लोरीन 35 to 37 इन नेचुरली अकरिंग क्लोरीन इज क्लोज टू। तो देखो भाई आपको ये पूछ लिया कि इनका रेशियो क्या आएगा। भाई ये क्लोरीन 35 है और ये क्लोरीन 37 है, सॉरी ये 35 है और ये 37 है। मान लीजिए मैं एक काम करता हूं, इन दोनों का रेशियो x:y मान लो परसेंटेज में, तो फिर आप क्या करोगे, एवरेज एटॉमिक मास कितना आएगा? एवरेज एटॉमिक मास कैसे आता है? ये होता है आपका 35 into x प्लस 37 into y डिवाइड बाई x प्लस y इज इक्वल टू एवरेज मास दे रखा 35.5। एक्स वाई को उधर ले जाओ, ये 35 x प्लस 37 y इज इक्वल टू 35.5 x प्लस 35.5 y। तो अब एक काम करो, y को इधर ले आओ, y कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.5 y इज इक्वल टू 0.5 x। y को इधर ले आओ, ये हो जाएगा 1.5, इसको काट ही दो ना यार सीधा, लो 3 पे कट गया, तो x अपॉन y कितना आया? 3:1। कौन सा आंसर आ रहा है? फर्स्ट आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ना, फर्स्ट आंसर आ गया। इस पर लिख लेना, जेई मेंस में आ चुका है ये जेई मेंस में आ चुका है। और मैं नीचे लिखूंगा, हे एग्जामिनर नीट एग्जाम में पूछो, नीट में पूछो, एग्जामिनर को रिक्वेस्ट करी है ना, और ऐसा क्वेश्चन वो जरूर पूछ लेगा। ठीक, 14 हो गया। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन द मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 445 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड इज। देखो भाई ये रिएक्शन है C57H110O6, ये है, इसके 2 मोल, 163 ग्राम और 163 O2, 114 CO2 बन रहा है, प्लस 110 मोल वाटर बन रहा है। ठीक, अब देखो इस रिएक्शन में इसका मास कितना होगा, ये काउंट करो पहले। दो मास, मोलर मास कितना होगा इसका? 57 गुना में 12 प्लस 110 गुना 1 प्लस 6 गुना 16, ये 12 7 84, 12 7 84, 12 5 जा 60 और 8 684, 110 प्लस 96। इसको सीधा सीधा एक बार तो 200 जोड़ो आप, कितना हो जाएगा? नहीं, ये 90 इसमें जोड़ दो, 690 और प्लस 90 207, ये आ जाएगा आपका 890। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना, 445 डिवाइड बाई 890, ये कितना आ गया? 0.5 मोल आ गया है ना। अब देखो आप क्या बोलोगे, 2 मोल C57H110O6 प्रोड्यूस कितना? प्रोड्यूस 110 मोल वाटर। सही है, 1 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा? 110/2 मोल वाटर। 0.5 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा? 0.5 बोल दो या हाफ बोल दो, ये कितना प्रोड्यूस करेगा? 110/2 गुना में 0.5 मोल वाटर। अब क्या पूछ रहा है, वाटर का मास कितना बना? 110/2 गुना 0.5, वाटर के 1 मोल का मास कितना? 18, ये कैंसिल हो गया, ये 9, ये 55। अब देखो 9 5 जा 54, ओ सॉरी 45, 9 5 जा 45 और 4 495 ग्राम आ जाएगा। कौन सा आंसर आ रहा है? फर्स्ट आ जाएगा। आंसर इज फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन आपका आसान था, बस थोड़ा सा ना देखने में बड़ा है, यानी उसने इतने बड़े बड़े, मतलब इतना बड़ा मॉलिक्यूल दे दिया, इसका मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे टफ पार्ट यही था, इसके अलावा और कुछ नहीं है।
बाकी सीधा क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। 2 मोल प्रोड्यूस करेगा 110 मोल वाटर, एक करेगा 110/2 और हाफ मोल प्रोड्यूस करेगा 110/2 गुना में हाफ, फिर उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करके आपका वाटर का मास आ जाएगा। लिख सकते हैं जो कुछ लिखना है, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16। द स्ट्रेंथ ऑफ 5.6 वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड in terms of mass percentage and molarity respectively are। टेक मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड 34 ग्राम पर मोल और इसकी डेंसिटी भी दे रखी है। तो देखो भाई थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्वेश्चन आते हैं वो कैसे करते हैं। मान लीजिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 आपने लिख लिया X, ये लिख लिया, इसका मतलब पता क्या है, इट मींस 1 लीटर H2O2 प्रोड्यूस X लीटर O2 on decomposition at STP, on decomposition at STP। इसका मतलब ये होता है। बोलो कोई डाउट तो नहीं इसमें। तो अब देखो यहां पे आप लिखोगे रिएक्शन 2H2O2 will produce, ये लिक्विड होता है H2O2, H2O लिक्विड प्लस और क्या आएगा O2, ठीक, ये O2 गैस आती है, ठीक है ना भाई। अब हमने यहां पे क्या देखा है भाई, आप क्या बोल सकते हो, इसके मोल्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अगर आपसे कोई पूछे X/22.4 आ जाएगा, किस पे, STP पे, ठीक। तो यहां पे आप लिख सकते हैं 1 मोल O2 इज प्रोड्यूस्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 2 मोल H2O2, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे भाई X/22.4 मोल कैसे मिलेंगे, यहां पे आप लिख दोगे 2 into X/22.4 दैट इज इक्वल टू X/11.2 मोल H2O2। ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक। अब इसमें देखना, आपके पास H2O2 के मोल्स आ गए, आपके पास H2O2 का वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 है आपके पास X/11.2 और वॉल्यूम ऑफ H2O2 कितना है 1 लीटर। जल्दी से बता दो मोलरिटी कितना होगा, X/11.2 हो गया, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ H2O2 एक हो गया। दूसरा नॉर्मलिटी कितना आता है, नॉर्मलिटी आएगा मोलरिटी इंटू एन फैक्टर कितना होता है H2O2 का 2, तो ये X/11.2 गुना में 2, तो नॉर्मलिटी आ जाएगा X/5.6। ये पहला फॉर्मूला है, ये दूसरा फॉर्मूला है। अब मैं आपको तीसरा फॉर्मूला बता रहा हूं, स्ट्रेंथ क्या होता है नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट, ठीक। और ये आ जाएगा आपका X/5.6 मल्टीप्लाई बाई इक्विवेलेंट वेट है 34 बाई इक्विवेलेंट वेट मोलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर 17 आएगा, ठीक। ये आ गया ग्राम पर लीटर में। अब आपको वेट बाई वेट परसेंट निकालना है, ये होता है X/5.6 इंटू 17, ये ग्राम पर लीटर में है, इसको ml में लेके आओ डिवाइड बाई 1000, ठीक, और इंटू में 100% के लिए, तो वेट बाई वेट परसेंट आ गया आपका कितना X/5.6 इंटू में 17/10। ये फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक। कर लेंगे ऐसे। अब ये सारे फॉर्मूले डिराइव करा दिए मैंने। क्लास में जो आधे घंटे में पूरा टॉपिक समझाता हूं वो मैंने आपको 2-3-4 मिनट में इसमें करवा दिया टेस्ट सीरीज में। तो ये फायदा है बीवाइज क्लासेस के केयर टेस्ट सीरीज फॉलो करने का, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाता है, ठीक। अब देखो, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट आपको भूल सकते हो या जो कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत आती है वो मैं सारे रिवाइज कराता चलूंगा ऐसे, है ना। अब उसने x कितना दे रखा है, यहाँ पे 5.6 दे रखा है। तो सबसे पहले इसने क्या पूछा है, सबसे पहले पूछ रहा है मास परसेंट, वेट बाई वेट परसेंट बताना, वो कितना 5.6 है x डिवाइड बाई 5.6 गुना में 17/10 कितना आया 1.7% आ गया। दूसरा मोलरिटी पूछा आपसे, मोलरिटी इक्वल टू X/11.2, ये कितना आएगा 0.5 मोलर। आंसर चेक करो 1.7 एंड 0.5 मोलर, आंसर 16 का 1 आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। कोई फॉर्मूला आपको नोट करना है, इसमें से कुछ रिवाइज करना है, एक बार आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके, और हो गया तो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वाज प्रपोज्ड बाय, डाल्टन ने दिया था ये, है ना। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिया था, डाल्टन ने। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है भाई, जब दो एलिमेंट डिफरेंट कंपाउंड बनाने के लिए
आपस में कंबाइन करते हैं, एक का अगर हम फिक्स मास ले लें, दूसरे के डिफरेंट मासेस लेते हैं, तो इसके मासेस का जो रेशियो आएगा दैट विल बी इन होल नंबर रेशियो। समझ आया कि नहीं? जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन से हम क्या बनाना चाहते हैं? डिफरेंट कंपाउंड बनाना चाहते हैं। मान लीजिए सबसे पहले आपने क्या किया भाई, यहां पे कार्बन का मास फिक्स कर दिया कि मैं तो 12 ग्राम ही लूंगा, ठीक, कार्बन का आपने 12 ग्राम ले लिया। लेकिन ऑक्सीजन का आपने क्या किया, एक बार तो आपने 16 लिया, एक बार आपने 32 लिया, तो यहां से क्या बना? CO बना, यहां से क्या बना? CO2। तो जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, एक का फिक्स मास दूसरे के जब डिफरेंट मासेस के साथ रिएक्ट करता है, तो उनका रेशियो क्या आएगा? होल नंबर रेशियो आता कि नहीं आता? 1:2 आया कि नहीं आया? तो ऑक्सीजन का रेशियो यहां पे 1:2 आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? ये तो फिक्स है मास कार्बन का, ठीक। तो ये है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट डाल्टन ने दिया था आंसर 2, वैसे मैंने आपको पूरा समझा दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, द वेट ऑफ इतने मॉलिक्यूल्स, भाई वेट नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर दो पहले। 1 × 10⁻22 डिवाइड बाई 6 × 10⁻23, इतने मोल आ गए। और मास, इसका मास कितना होता है? मोलर मास, कॉपर का 63 और सल्फर का होता है आपका 32, ऑक्सीजन का कितना होता है? 64 हो जाएगा 4 ऑक्सीजन का, और 18 × 5 = 90। ये कितना हो गया भाई? 4 2 6 3 9 9 6 15 3 18 और 6 24, 249। क्या दोबारा चेक करूं? 4 2 6 3 9 6 3 9 6 15 और 9 24। ठीक है, ठीक। तो अब सोल्व कर दो ऐसे। ये हो जाएगा 10⁻22 डिवाइड बाई 6 × 10⁻23 गुना में 249। ये कट गया 10 पे, ये कट गया, है ना? तो ये 249 बाई 60, तो लगभग 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 4 पॉइंट समथिंग यार, है ना? 4.159 ग्राम। तो आंसर इज 1। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। आंसर इसका क्या आ गया? 3 आ जाएगा 18th का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 8 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 18 ग्राम वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH in solution and molality of these solutions are। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH बताओ कितने हैं? 8/40 यानी 1/5। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O बताओ कितने हैं? 18/18 दैट इज इक्वल टू 1। और इसका कितना है? 0.2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH पूछा ना, ये हो जाएगा 0.2 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.2 दैट इज 0.2 डिवाइड बाई 1.2 इज इक्वल टू 1/6 विच इज इक्वल टू 0.6 1 जा 6 बच गया, 4 6 7 जा, मतलब ये 1.166 इस टाइप से आ जाएगा, ठीक। और इसके बाद क्या पूछा और उसने? मोललिटी। मोललिटी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। 0.018 है वाटर का वेट, केजी में इतना आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम, ऊपर चला जाएगा ये 1000, ये हो जाएगा 200/18। इसको सोल्व करोगे तो 18 1 जा 18 बच गया 2, 18 1 जा 1 18 18 1 जा 11.11 0.16, ये आ जाएगा। आंसर इज 1। गुड क्वेश्चन, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, तो आसानी इसमें है भी नहीं, कुछ कैलकुलेशन ही तो है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इन द रिएक्शन फॉर, ये रिएक्शन दे रखी है, व्हेन 1 मोल ऑफ अमोनिया एंड 1 मोल ऑफ O2 आर मेड टू रिएक्ट टू कंप्लीशन। भाई ये रिएक्शन दे दी, देखो ये है आपका लिमिटिंग रिजेंट का क्वेश्चन। जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे लिमिटिंग रिजेंट जरूर चेक करें, और लिमिटिंग रिजेंट के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन सोल्व करें। लिमिटिंग रिजेंट कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जैसे यहाँ पे इसके मोल देखा है, इसका 1 मोल, इसका भी 1 मोल, तो बैलेंस रिएक्शन में आपको क्या करना होता है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। ये 1/4, ये L 1/5। इसका कितना आया? 0.25, इसका आया 0.2। तो जिसका L स्मॉल आएगा वही लिमिटिंग रिजेंट कहलाएगा। तो लिमिटिंग रिजेंट कौन हो गया? O2। O2 विल बी कंज्यूम्ड इन दिस रिएक्शन। तो बोलो भाई क्या है? 1 मोल ऑफ O2 इज प्रोड्यूस, नहीं, देखो 4 मोल अमोनिया क्या करेगा? 4 मोल अमोनिया प्रोड्यूस कितना? 6 मोल O2 H2O, ये है ना। लेकिन अमोनिया के अकॉर्डिंग अपने को क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है, किसी के अकॉर्डिंग करते हैं? लिमिटिंग रिजेंट के अकॉर्डिंग। तो हम बोलेंगे 5 मोल O2 प्रोड्यूस 6 मोल वाटर। तो 1 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा? 1 मोल O2 प्रोड्यूस 6/5 दैट इज 1.2 मोल H2O। और 1 मोल ऑफ NO विल बी प्रोड्यूस 5 मोल O2 कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 4 मोल NO, ठीक।
4 मोल NO, तो 1 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा 4/5 कितना 0.8 मोल NO। ठीक, तो पहली दोनों स्टेटमेंट गलत है, दूसरी भी गलत है। तीसरा ऑल ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड, बिल्कुल सही है, लिमिटिंग रिजेंट है। ऑल अमोनिया विल बी कंज्यूम्ड, ये बात भी रॉन्ग है क्योंकि ये तो एक्सेस रिजेंट है। तो आंसर 3 आ गया। ये नीट एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये हो गया आपका 20th क्वेश्चन। ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम विल रिएक्ट कंप्लीटली विद एसिड टू गिव। भाई ये है, मान लीजिए ये Mg है। ठीक, Mg क्या करेगा, किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, H2 गैस प्रोड्यूस करेगा। तो यहां पे आपको ये नहीं पता एसिड कौन सा है, तो आप एक काम कर सकते हो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ Mg इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2। ठीक, क्योंकि लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस ये कहता है, मान लीजिए एक रिएक्शन हो रही है, A प्लस बी इज कन्वर्टिंग इनटू C प्लस D, ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस ये कहता है कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ B इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ C इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ D, ये होता है ऐसा। ठीक, ये क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Mg कितना है, n इंटू n फैक्टर, ये होता है, ये n इंटू n फैक्टर, इसका भी कर सकते हैं। अब बताओ कैसे करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इसका कितना 12/22 4, Mg का n फैक्टर होता है 2, इसका 2, इसका नंबर ऑफ मोल्स 1, n फाइंड आउट करना है, इसका n फैक्टर लेते हैं 2। अगर सिंगल हाइड्रोजन एटम है, H प्लस है, H माइनस है, या सिंगल हाइड्रोजन एटम है, उसका n फैक्टर 1 और H2 है, यानी 2 हाइड्रोजन एटम आ गए इसमें, इसका n फैक्टर 2 होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया, हाफ मोल H2 आया कि नहीं आया, तो आंसर इज 2, आराम से हो जाएगा। कहीं कोई फॉर्मूले की रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस का यही फायदा है, यही मैंने आपको क्लासेस में सिखाया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। देखो भाई ऐसा है, जिसको बहुत सारी चीजें अच्छे से नहीं आती, जिसके बेसिक बहुत ज्यादा वीक है, तो एक काम कर सकता है, अपना बीवाइज क्लासेस का जो रैंकर बैच है ना, रैंकर बैच में मैं आपको कोटा क्लासरूम के लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं, और उस रैंकर बैच में मैं आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ाता हूं, बिल्कुल बेसिक से समझाता हूं, एक एक चीज अच्छे लेवल तक कवर कराता हूं। क्लास में ही एनसीईआरटी करते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम में आ सकते हैं उन पे मैं डॉक्टर, और ऐसा पॉइंट जो इस बार 100% आएगा उस पे डॉक्टर और आपका नेम लिखवा देता हूं। तो वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच्चे क्या कर लेते हैं, अलग से नोट्स कर लेते हैं, उनको अलग से रिवाइज कर लेते हैं। तो आप भी ऐसा काम कर सकते हैं, बीवाइज क्लासेस का रैंकर बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और रैंकर बैच में जीरो से केमिस्ट्री अपनी अच्छे लेवल तक बढ़िया से प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो नीट 2025 में रैंकर बैच को फॉलो करते हुए केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करेगा, उसको बीवाइज क्लासेस की तरफ से 1 लाख रुपए का कैश प्राइज, 1 लाख रुपए तक का आईफोन गिफ्ट दिया जाएगा। ठीक, तो आप रैंकर बैच को अच्छे से जरूर फॉलो करें। ठीक, और केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करें। रैंकर बैच में आपके कोटा क्लासरूम के ऑफलाइन लेक्चर मिलते हैं, ऑफलाइन लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में आते हैं। आप बीवाइज ऐप या bwise-classes.com विजिट करके ज्वाइन कर सकते हैं। कोई दिक्कत है, मैं आपको पहले नंबर बता चुका हूं, 7340250100, इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, if 10 की पावर 21 molecules are removed from 200 milligram of CO2, then number of moles of CO2 left are। भाई सीधी सी बात है, आप इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लो, या तो ये एक काम, हाँ यही कर लो, नंबर ऑफ मोल्स इसमें कितने होंगे, 10 की पावर 21 डिवाइड बाई n, यही तो होंगे। ठीक, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या एक काम कर लो, उसमें पहले है ना आप मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर लो 200 मिलीग्राम में, इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे 200/44, और ये 10 की पावर -3 करना पड़ेगा। ठीक, इतने मोल्स हो गए, और अब लिखो इसको 200/44 गुना 10 की पावर -3 गुना में n, 6 × 10 की पावर 23। ठीक, इसको सोल्व करो, ये हो जाएगा आपका 10 की पावर, ये कट गया 10 की पावर -1, इधर बच जाएगा 6 दूनी 12/44 गुना में 10 की पावर 22। ठीक, और उसकी तरह लिखना चाहो 10 की पावर 21, तो एक काम कर दो, इसको आप ये 21 ये 120, और ये कैंसिल हो जाएगा 11 पे, और ये गया 4 30 पे, इसको हम लिख सकते हैं
11 दूनी 22 और बच जाएगा 8, 11 7 77 इंटू 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स। अब देखो कितने रिमूव कर दिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स लेफ्ट, ये तो टोटल थे 2.7 इंटू 10 की पावर -21, इसमें 10 की पावर 21 रिमूव कर दो तो 10 की पावर 21 कॉमन ले लिया, 1.7 इंटू 10 की पावर 21 आ जाएगा। तो अब पूछ रहा है क्या, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा 1.7 इंटू 10 की पावर 21 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये हो गया आपका कैंसिल हो गया 10 की पावर -2, और इसको अगर कैंसिल करोगे पॉइंट पे जाएगा पहले ही 6 2 जा 12 और फिर बच जाएगा कितना 5 बच गया, हाँ 6 8 जा, ठीक, तो 0.28 इंटू 10 की पावर -2, 2.8 इंटू 10 की पावर -3, ये आंसर आ जाएगा 2.8 इंटू 10 की पावर -3, आंसर इज 1। ठीक, ये ऐसा क्वेश्चन है, टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन है। पढ़ने में तो ऐसा लगता है यार 2 लाइन होगी, पहले मोल्स फाइंड आउट करूंगा, मॉलिक्यूल फाइंड आउट करूंगा, उसमें से 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल हटाऊंगा, फिर जितने मॉलिक्यूल उसको n से डिवाइड करके आंसर ले आऊंगा। लेकिन ये तो देखो टाइम कंज्यूमिंग भी तो है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको पेपर में पहले अटेम्प्ट में नहीं करना होता, ना दूसरे अटेम्प्ट में करें, तीसरे चौथे अटेम्प्ट में करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वर फिल्ड इन ए वेसल, स्टील वेसल एंड एक्सप्लोडेड, अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस, देखो भाई H2 प्लस हाफ O2 विल फॉर्म H2O, 10 ग्राम H2 है तो इसका मतलब 5 मोल, 64 ग्राम O2 है यानी 2 मोल, ठीक। अब इसका लिमिटिंग रिजेंट फाइंड आउट करो, 5/1, इसका 2/12 दैट इज इक्वल टू 4, तो लिमिटिंग रिजेंट कौन हुआ, लिमिटिंग रिजेंट हो गया O2, तो O2 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हम बोलेंगे हाफ मोल O2 प्रोड्यूस, हाफ मोल O2 प्रोड्यूस कितना, हाफ मोल O2 प्रोड्यूस 1 मोल वाटर, 1 मोल वाटर, और 1 मोल प्रोड्यूस 2 मोल वाटर, और कितने दे रखे उसने 2 मोल प्रोड्यूस 4 मोल वाटर। कौन सा आंसर आ जाएगा, थर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 23 का, कर लेंगे ऐसे 23 का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, what volume of oxygen gas measured at 0 degree Celsius and 1 atm is needed to burn completely 1 liter of propane gas measured under the same condition। देखो अच्छा क्वेश्चन है, C3H8 इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, कंबशन करेंगे, CO2 बनेगी और वाटर बनेगा। ये कंबशन रिएक्शन लिखी जाती है ऐसे, देखो इस रिएक्शन में सबसे पहले आपको क्या करना होता है, कंबशन रिएक्शन लिख ली, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 और वाटर बनता है, कार्बन जाएगा CO2 में, हाइड्रोजन जाएगा वाटर में, ठीक। तो सबसे पहले ये 3 कार्बन है तो कार्बन बैलेंस करो, हो गया कार्बन बैलेंस, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करो, 8 इधर है, इधर भी 8 हाइड्रोजन एटम होने चाहिए, फाइनली ऑक्सीजन एटम 3 दूनी 6 और 4 10, तो ये कितना हो गया 5O2, हो गया बैलेंस। तो अब ये गैसियस है, ये भी गैसियस, तो इनको तो कंपेयर कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं 1 लीटर C3H8 बर्न विद 5 लीटर O2, सिंपल हो गया रिएक्शन बैलेंस करने से, तो आंसर इज 1। क्योंकि देखो गैसियस जो होते हैं उनके मोल्स या उनके वॉल्यूम को हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, मास ऑफ 0.1 मोल ऑफ मेथेन, अरे भाई मास 0.1 मोल का 0.1 इंटू 16 1.6 ग्राम, कितना टफ क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया, आंसर इज 1, 25 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन इन CO मॉलिक्यूल, देखो ग्राम एटम यानी आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल एटम्स कितने हैं, मोल एटम पूछे हैं आपसे कितने हैं, ठीक, ये है इसका मतलब। तो इसमें कितने मोल आएंगे बोलो, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं भाई, एक CO मॉलिक्यूल में एक है तो कितने हो जाएंगे, इतने में इतने मॉलिक्यूल्स में इतने ही मॉलिक्यूल हो गए, ऑक्सीजन एटम हो गए। अब नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन कितने आएंगे, आपके पास नंबर ऑफ एटम्स है, डिवाइड बाई अवोगाद्रो कर दो, Na से डिवाइड कर दो, 6.02 इंटू 10 की पावर 23, ये कैंसिल, ये 10 पे 10 मोल बोल दो या 10 ग्राम एटम बोल दो, और इसको आप 10 मोल भी बोल सकते हो। जब भी आपसे ग्राम मॉलिक्यूल या मोल मॉलिक्यूल पूछे तो आपको क्या फाइंड आउट करना होता है, मोल्स फाइंड आउट करना होता है, आंसर इज
4। कर सकते हैं, इसको लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। असर्शन रीजन है वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, नहीं, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल्स के, तो पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है। रीजन द रेशियो बाय वॉल्यूम ऑफ गैस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन द एग्रीमेंट विद देयर मोल रेशियो। वो बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ ए गैस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज इन एग्रीमेंट विद देयर मोलर रेशियो। ये बिल्कुल सही है। ये भाई ये बोल रहा है कि जब कोई गैसीय रिएक्शन होती है उसमें वॉल्यूम का रेशियो या मोल्स का रेशियो आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये रिएक्शन बोली, N2 गैस रिएक्ट विद 3H2 गैस टू प्रोड्यूस 2NH3 गैस। मैं यहां पे अगर बोलता हूं 1 मोल N2 रिएक्ट विद 3 मोल H2 टू गिव 2 मोल NH3, तो यहां पे मैं ये भी बोल सकता हूं कि 1 लीटर N2 रिएक्ट विद 3 लीटर H2 टू गिव 2 लीटर अमोनिया। यानी मैं वॉल्यूम का रेशियो और मोल का रेशियो ले सकता हूं। तो असर्शन रॉन्ग है, रीजन ट्रू है। आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। ये होगा 27। नेक्स्ट है भाई फिर क्वेश्चन नंबर 28। द मोलिकुलर वेट ऑफ गैस इज 45, इट्स डेंसिटी एट एसटीपी इज। देखो नॉर्मली जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं ऐसा लगता है यार मोलिकुलर वेट दे रखा है, ठीक है, डेंसिटी पूछ रखी है, वॉल्यूम तो दिया ही नहीं। लेकिन ध्यान से देखो ये एसटीपी पे बात कर रहा है। बोला सर फिर एसटीपी से क्या होगा? अरे हम जानते हैं एसटीपी पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है? 1 मोल गैस का वॉल्यूम आप जानते हैं 22.4 लीटर, और 1 मोल गैस का मास कितना होगा? मास कितना होगा बोलो? इक्वल टू मोलर मास कितना दे रखा है? 45 ग्राम हो गया। तो यहां से डेंसिटी बता दो, मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। भाई 1 मोल की तो 1 मोल का मास आपके पास है, 1 मोल की वॉल्यूम है, तो मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, डेंसिटी आ जाएगी। ये लगभग 2 पे जाएगा तो 2 ग्राम पर लीटर आ जाएगी। कौन सा आंसर आया? 2 ग्राम पर लीटर। आंसर इज 4। ठीक, अप्रोक्स 2 आ जाएगी, है ना। तो इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। इफ अवोगाड्रो नंबर Na is changed from 6 into 10 की पावर 23 to 6 into 10 की पावर 20, this would change definition of mass in unit of gram, mass of 1 mole carbon, the ratio of chemical species to each other in a balance equation, the ratio of elements to each other in a compound। तो किस पे चेंज आएगा इसका? देखो सबसे पहली बात भाई आप है ना इस क्वेश्चन को ऐसे मत समझो, मैं आपको ना देसी भाषा में समझाता हूं। हम क्या बोलते हैं? 1 डजन इज इक्वल टू 12, यही बोलते आए हो आप। मान लीजिए न्यू कॉन्सेप्ट हम ले आए कि आज के बाद 1 डजन इज इक्वल टू हम 10 बोलेंगे। मैं इसको ऐसे चेंज कर दूं तो आपको पता है अगर 1 डजन में की वैल्यू चेंज करने से क्या मास की कोई डेफिनेशन पे कोई इफेक्ट आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। भाई मास की डेफिनेशन का और डजन का क्या लेना देना? मास की जो डेफिनेशन है ग्राम में वही रहेगी, तो मास की डेफिनेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब नेक्स्ट मैं अगर बोलूं 1 डजन चेंज करने से क्या 1 डजन की वैल्यू 12 से 10 चेंज करने पे क्या 1 डजन बनानाज के मास में चेंज आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर मान लीजिए मैं बोल दूं 1 डजन बनानाज का मास है 2 kg, तो अगर 1 डजन आपने चेंज कर दिया, कल से 1 डजन को 10 बोलने लग गए, तो 1 डजन में 10 ही बनानाज आएंगे, तो 10 बनानाज का मास तो 12 बनानाज से कम होगा। समझे कि नहीं समझे? तो मास में चेंज आएगा। नेक्स्ट रेशियो ऑफ, अच्छा इतना समझ में आ गया। बाकी अब केमिकल स्पीसीज का उसे समझते हैं। ठीक, अब देखो सबसे पहले ये आपने मोल्स चेंज किए। मोल की वैल्यू थी 6 into 10 की पावर 23, नई आपने कर दी 6 into 10 की पावर 20। इससे मास की डेफिनेशन पे कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन मास ऑफ 1 मोल कार्बन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। अरे पहले ज्यादा मॉलिक्यूल थे, आप देखो यहां पे ज्यादा मॉलिक्यूल है, 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल है, यहां पे 10 की पावर 20 है, तो इसमें इसमें एटम कम हो गए, इसमें कार्बन एटम कम होंगे, तो यहां पे मास कम होगा, तो मास चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट द रेशियो ऑफ केमिकल स्पीसीज टू ईच अदर इन ए बैलेंस इक्वेशन। भाई कोई बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, उसमें मोल की डेफिनेशन चेंज करने से भाई जो इक्वेशन है वो कैसे चेंज होगी? N2 रिएक्ट विद 3H2 टू फॉर्म 2NH3, ये इक्वेशन तो ऐसी की ऐसी रहेगी। आप इनको बेसिक मोल को चेंज करते रहे तो इससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। रेशियो ऑफ एलिमेंट्स टू ईच अदर इन ए कंपाउंड, भाई आप क्या कर रहे हो? मोल की डेफिनेशन चेंज करो। व्हाट इज मोल? मोल इज ए नंबर हुज वैल्यू इज 6 into 10 की पावर 23, वो आपने चेंज कर दी 6 into 10 की पावर 20, तो उससे कंपाउंड की फॉर्मेशन में क्या चेंज आएगा? CO2 आज भी एक कार्बन 2 ऑक्सीजन से बना है, कल भी एक कार्बन 2 ऑक्सीजन से बनेगा, भले ही मोल की डेफिनेशन आप कितनी चेंज करते रहे, तो ये भी चेंज नहीं होगा। ये बोल रहा है कि चेंज क्या होगा?
भाई मास ऑफ 1 मोल कार्बन चेंज होगा। आंसर इज 2। गुड क्वेश्चन फॉर रिवीजन, एग्जाम में आ सकता है, नीट में आ सकता है, लिख लो बेशक। मैंने समझाने की कोशिश की है इजी वे में, देसी भाषा में, ठीक। आई थिंक आपको समझ भी आ गया होगा। नेक्स्ट इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 30। द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ए ट्राई एटॉमिक गैस इज। भाई ट्राई एटॉमिक गैस दे रखी है, उसमें पूछ रहा है आपसे एटम्स। भाई एक बात बताओ, 0.1 मोल X3 गैस है, मान लीजिए ट्राई एटॉमिक, कितने एटम्स है इसमें? आप बोलोगे सर 0.1 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स है इसमें, यही लिखोगे ना। और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 3, तो ये 3 इंटू 0.1 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23, 10 की पावर 23 एटम्स, ठीक। इसको लिख सकते हो आप 1.8 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। देखो कौन सा आंसर है, ये वाला आंसर आ जाएगा, आंसर 3rd। वेरी इजी क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा यार, आप कर लेंगे ना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, द मास ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर। भाई आप क्या बोलते हो, 1 मोल या 1 मोल वाटर यानी Na मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर, कितना मास होता है इसका? 18 ग्राम। अब आपसे पूछ रहा है एक मोलिक्यूल का, 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर 18/Na ग्राम, आ गया आंसर। और केजी में पूछ रहा है तो 18/Na गुना में 10 की पावर -3 kg। अब Na की वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू सोल्व करा रहा आपसे, 18 गुना 10 की पावर -3 डिवाइड बाई 6 इंटू 10 की पावर 23, इतना kg। ये कट गया 3 पे, ये आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -26 kg, ठीक। कौन सा आया? आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर 1 आ जाएगा। गुड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक। ऐसे इजी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। था ना आसान क्वेश्चन? कुछ बच्चे पता नहीं क्या क्या रटते रहते हैं, सीधा लिखो ना यार। 1 मोल यानी Na मोलिक्यूल्स का मास 18 ग्राम, एक मोलिक्यूल का मास 18/Na ग्राम, 18/Na आया, Na की वैल्यू पुट कर दो, ग्राम की बजाय केजी में पूछा, इंटू 10 की पावर -3 कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट। सबसे ज्यादा हैवी कौन सा है? तो पहला देखो 0.2 मोल H2, इसका मतलब क्या है भाई? 0.2 इंटू 2 दैट इज 0.4 ग्राम हो गया ये तो। दूसरा ये देखा है नाइट्रोजन के मोल्स फाइंड आउट करो पहले, 6 इंटू 10 की पावर 22 है डिवाइड बाय 6 इंटू 10 की पावर 23 दैट इज 0.1 मोल N2 है। ये 0.1 मोल N2 का मतलब हो जाएगा 2.8 ग्राम N2, ठीक। 28 ग्राम होता है एक मोल का मास। तीसरा 0.1 ग्राम सिल्वर दे रखा है इसने, 0.1 ग्राम Ag। चौथा दे रखा है 0.1 मोल O2, 0.1 मोल O2 दैट इज इक्वल टू 3.2 ग्राम O2। तो सबसे ज्यादा हैवी तो यही आ रहा है, आंसर इज 4। आंसर इज 4। इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, असर्शन रीजन है भाई। अच्छा मैं असर्शन रीजन आपको सोल्व करना सिखा देता हूं, कैसे करते हैं। बहुत सारे बच्चे ये सोचते रहते हैं कि असर्शन रीजन का क्वेश्चन जब भी हमें सोल्व करना हो, असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट आ जाए तो इसके बीच में बिकॉज, दैट्स वाई, ड्यू टू, देयरफॉर ये लगाओ और आंसर सही आएगा। देखो ऐसा करने से आप कोचिंग के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, लेकिन नीट एग्जाम का या किसी अदर एग्जाम का क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे, वहां पे आपसे कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाएगी। तो ऐसे टूल्स आप यूज ना करें। तो क्या करना है, पहले आप असर्शन पढ़ो। असर्शन अलग स्टेटमेंट है, रीजन अलग स्टेटमेंट है। इन दोनों में से कोई भी एक रॉन्ग है या दोनों रॉन्ग है तो उस केस में करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, वो तो आपका आंसर आना ही नहीं है। फिर नेक्स्ट असर्शन सही, रीजन सही, तो उस केस में आपको क्या करना है, दोबारा से असर्शन पढ़ना है कि असर्शन सही है। फिर दिमाग में सोचो असर्शन सही क्यों है, जो आपने सोचा क्या वो नीचे रीजन वाले स्टेटमेंट में लिखा है। अगर वैसा ही कुछ लिखा है तो आप बोलेंगे असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अदरवाइज रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये सबसे बेस्ट मेथड है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने का। अगर आप बिकॉज, देयरफॉर, दैट्स व्हाई, ड्यू टू इस टाइप के टूल्स यूज करेंगे, एग्जामिनर तो छोड़ो मैं ही आपसे टेस्ट में गलती करवा लूंगा। ठीक है ना भाई, आगे बढ़ जाते हैं। असर्शन क्या है, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये सही है, ये तो डाल्टन्स लॉ की स्टेटमेंट है। रीजन क्या है, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर
इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस डज नॉट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। भाई ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्या बोलते हैं भाई, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस contains इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ध्यान रखना एटम्स की बात नहीं करेंगे, यहां पे मॉलिक्यूल्स की बात की जाती है। इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन करती है, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। ठीक, समझे या नहीं समझे? ठीक, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, और हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, n बाई na तो कांस्टेंट है, देन वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल N, N इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर वॉल्यूम सेम होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होगा। तो असर्शन राइट, रीजन रॉन्ग, आंसर थर्ड। इजी क्वेश्चन था 33rd। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34th। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मास, मास के ऑर्डर में 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन। वाह भाई, ये तो ज्यादा मास दे दिया। ऑक्सीजन के 1 एटम का मास। देखो पहला मैं आपको बताता हूं, एक बात बताओ, 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है? 1 मोल यानी Na ऑक्सीजन एटम का मास, Na ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16 ग्राम। और 1 मोल का कितना हो जाए, 1 ऑक्सीजन एटम का कितना हो जाएगा? 1 ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 16 बाई Na, दैट इज 16 बाई 6 इंटू 10 की पावर 23, विच विल कम इक्वल टू 2.6 2 12, बच गया 4, 6 6 इंटू में 10 की पावर माइनस 23 ग्राम। दूसरा 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन बोल रहा है, नाइट्रोजन सॉरी, 1 मोल यानी Na नाइट्रोजन एटम्स, कितना मास होगा? 14 ग्राम। देन 1 नाइट्रोजन एटम का मास 14 बाई 6 इंटू 10 की पावर 23, तो ये आ जाएगा आपका 6 2 12, 2 पॉइंट समथिंग, 2.3 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम। नेक्स्ट थर्ड बोलो, थर्ड 10 की पावर माइनस 10 मोल ऑक्सीजन। ठीक, अब इनके है ना, यहां पे ऑक्सीजन जैसे ये दे दिया, अब ऑक्सीजन यहां पे गैस है या आपका एटम है? तो देखो ये सारे एटॉमिक सैंपल ले रखे ना, तो इसको भी आप एटम मान लेंगे। तो ये अंडरस्टैंडिंग एग्जाम में हमारी होनी चाहिए। तो 10 मोल ऑक्सीजन एटम, तो ये हो जाएगा इसका मास हो जाएगा, एक का होता है कितना? 32, तो 32 इंटू 10 की पावर माइनस 10, सॉरी यार 16 होता ना ऑक्सीजन एटम का, तो 16 इंटू 10 की पावर माइनस 10 ग्राम। चौथा है 10 की पावर माइनस 10 मोल कॉपर, तो कॉपर के 1 मोल का मास कितना होता है? 63 इंटू 10 की पावर माइनस 10 ग्राम। तो ये देखो, ये तो बिल्कुल 10 की पावर माइनस 23 हो गए, दोनों छोटे, ये दोनों बड़े। सबसे ज्यादा किसका? 4th का, उससे कम 3rd का, उससे कम 1st का, और सबसे कम 2nd का। आंसर चेक कर लो, 4th 3rd 1st 2nd, आंसर इज 1। इजी क्वेश्चन है, आराम से आप एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक हो गया 34th। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ एयर कंटेन 1% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम इन स्टैंडर्ड कंडीशन इज। भाई 1 लीटर में बताना। देखो 21% का मतलब क्या है? 21% का मतलब यह है 100 लीटर एयर contains 21 लीटर O2। 1 लीटर एयर कंटेन्स 21 बाई 100 लीटर O2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 बताना है आपको कितने? एट एसटीपी पूछ रहा ना, स्टैंडर्ड कंडीशन। हाँ भाई 21 बाई 100 डिवाइड बाई 22.4, ये आ जाएगा। तो इसको कैसे सोल्व करोगे? इसको अगर हम सोल्व करेंगे कितना आएगा ये? देखो आप इसको ना ऐसे लिख लो, ये लगभग है ना 1 पॉइंट समथिंग पे कट जाएगा। 21 1 जा 21 और बच जाएगा यहाँ पे 1, कुछ पे किसी पे बन जाएगा 1.0 और फिर बच गया आपका कितना 14 और फिर ये लगभग 1 पे ऐसे जाएगा, है ना? समझे कि नहीं समझे? इस पे भी नहीं जाएगा बल्कि 21 0 और फिर ये जाएगा 5 पे, है ना? समथिंग 5 कितना जाएगा? 5 पे जाएगा आई थिंक, है ना? 21 5 जा 105, 21 6 जा 21 6 जा पे जाएगा। तो ये लगभग अप्रोक्स 1/100 आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं अप्रोक्स वो 0.1 लिख सकते हैं इसको। 0.1 कौन सा आ रहा है? देखो सॉरी 0.01, 0.1 है, ये नहीं आ सकता, 0.2 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता। तो इसको अप्रोक्स आप 0.01 मोल लिख सकते हैं।
जो है ना 0.0093, इसको आप 0.01 मोल लिखते हैं तो आंसर 4 आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? ठीक, देखो ये क्या है, 100 से थोड़ा सा बड़ा है और नीचे 100 से थोड़ा बड़ा होगा ना, ये 0.01 से थोड़ा और छोटा आएगा, तो 0.01 से थोड़ा सा और छोटा, एक ही ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। ठीक, कैलकुलेशन भी करा ली, इजी भी था। ठीक है, हो जाएगा भाई। 35th हो गया। नेक्स्ट 36th। अब सेक्शन ए आपका कंप्लीट हो गया, अब सेक्शन बी के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। इन 15 में से आपको ओनली 10 बेस्ट क्वेश्चन करने होते हैं, सारे क्वेश्चन ट्राई ना करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन लेंथी लगे, बड़ा लगे, कैलकुलेटिव लगे, उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ना करें। पहले 10 में से वो 15 में से वो 10 क्वेश्चन छाटे जो इजी है, आपसे जल्दी हो जाए। तो 36 कैसे करेंगे? हाउ मेनी ग्राम ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2 मोलर HNO3। देखो सबसे पहले यहां से इसके मोल्स निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा, 2 into 0.25, 0.5 मोल आ गया HNO3 का। अब HNO3 का मास होता है 63 आई थिंक, 0.5 into 63, 31.5 ग्राम HNO3 आपको चाहिए। अब वो बोल रहा है 70% HNO3 है, इसका मतलब क्या है? कुछ बच्चे तो सोचते हैं कि ये वेट बाय वेट दिया है या वेट बाय वॉल्यूम दिया है या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दिया है। देखो इस क्वेश्चन में वो मास की बात कर रहा है, तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये वेट बाय वेट की ही बात कर रहा है। ठीक, समझ आया? फिर अब देखो ये बोल रहा है कि इसका कितना मास चाहिए, अब आपको इतना चाहिए ना प्योर, तो अब 70% का मतलब क्या है, 100 ग्राम सैंपल लेंगे, उसमें से प्योर HNO3 कितना है, 70 ग्राम। तो 70 ग्राम HNO3 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक, 1 ग्राम HNO3 अगर आपको चाहिए, कितना सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, 100/70 ग्राम सॉल्यूशन। कौन सा? उस HNO3 का सॉल्यूशन। अगर आपको 31.5 ग्राम प्योर HNO3 चाहिए, कितना लेना पड़ेगा, 100/70 इंटू 31.5। ये कैंसिल हो जाएगा, 7 4 जा और 0.5 पे चला जाएगा, 4.5 इंटू 10, 45 ग्राम सॉल्यूशन HNO3 का चाहिएगा, जो कि 70% है। तो कौन सा आंसर आया, 45 ग्राम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 आपको चाहिए होगा। चेक करो, आंसर इज 2। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये नीट में आ चुका है, नीट में ऑलरेडी आ चुका है। गुड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने चाहिए, इससे ना जो अच्छे बच्चे हैं फिर वो आगे आएंगे। ठीक, जो बच्चे अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ के जाएंगे वही सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर। भाई प्योर वाटर क्या होता है? प्योर वाटर 1 लीटर वाटर होता है 1000 ml, और हम जानते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है प्योर वाटर की, 1 ग्राम पर ml। ठीक, तो 1 ग्राम पर ml का मतलब 1000 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, 1000 डिवाइड बाई 18, 18 5 जा 90, बच गया 10, 18 5 जा 90.5, इतने मोल आ गए। ठीक, अब आप क्या बोलोगे, मोलरिटी ऑफ वाटर कितना, 55.5 डिवाइड बाई 1 लीटर, कितना आ जाएगा, इतने मोलर। आंसर इज 1। समझ आया कि नहीं आया? कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, 1 मोलर सॉल्यूशन कंटेन। 1 मोलर का मतलब होता है, 1 मोलर है, ध्यान देना, 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक, तो क्या आ जाएगा, 1000 ग्राम सोल्यूट नहीं, 1000 ग्राम सोलवेंट नहीं, 1 लीटर सोलवेंट नहीं, 1 लीटर सॉल्यूशन। आंसर इज 4। इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन 20% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2O2 इज। देखो भाई 20% H2O2 सॉल्यूशन दे दिया, 20% H2O2 सॉल्यूशन का मतलब पता है क्या है, 20 ग्राम H2O2 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। सबसे पहले H2O2 के मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 कितना है, 20 डिवाइड बाई 34, यानी 10/17 आ गया ये। तो अब यहां पे वेट ऑफ वाटर कितना आएगा, वेट ऑफ वाटर कितना है, 100 में से 20 गया, 80 है ना वाटर, तो 100 ग्राम तो सॉल्यूशन है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 80/18, ये आ जाएगा आपका 40/9। अब क्या पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2, ये कितना है 40/9 डिवाइड बाई 40/9
प्लस कितना है H2O2 कितना है 10/17। अब देखो एलसीएम ले लो, ऊपर 40/9 रहने दो, नीचे 9 × 17 यही एलसीएम ले लो और इसको लिखो 17 चौके 68 680 और ये लिख दो 90, सॉरी हाँ ठीक है 9 9 10 जा 90, 9 से 9 कैंसिल, ऊपर बच गया 40, ये 17 ऊपर जाएगा, नीचे बच गया ये 0 9 7 70, ये हो जाएगा 68/77। कौन सा आंसर आ रहा है? आंसर इज सेकंड। ये क्वेश्चन था आपका 39। कर सकते हैं भाई ऐसे, ठीक, कुछ नोट करना तो इसमें कर सकते हो। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 40। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज विल बी डिजोल्व्ड टू मेक 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 10% ग्लूकोज। देखो भाई 10% ग्लूकोज का मतलब क्या है? 10% ग्लूकोज, 10% ग्लूकोज का मतलब पता क्या है? 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ml सॉल्यूशन। अब आप ये कहेंगे सर आपको ये कैसे पता चला कि ये वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन है? कभी तो आप वेट बाय वेट लिख देते हो, अब आपने अपने मन से वेट बाय वॉल्यूम लिख दिया। मैंने कैसे लिखा? देखो ग्लूकोज तो क्या है? ये तो सॉलिड है, ये तो ग्राम में ही आएगा ना, ठीक। और यहां पे वो बात कर रहा है 1 लीटर सॉल्यूशन की, तो यहां पे वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो मैं समझ गया वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन उसने दिया हुआ है, ठीक। समझे भाई बच्चों? सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या आता है? मतलब 10% क्या 10%? वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो यहां पे उसने 1 लीटर सॉल्यूशन की बात की ना, मैं वहीं से समझ गया ये किसकी बात कर रहा है कि भाई यहां पे वेट बाय वॉल्यूम की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज तो क्या है? सॉलिड, वो तो वैसे ही उसका तो वॉल्यूम लेंगे नहीं, उसका तो मास ही लेंगे, तो मास बाय वॉल्यूम की बात कर रहा था। तो अब बोल रहा है कि 1 लीटर सॉल्यूशन यानी 1000 ml सॉल्यूशन। यार एक बात बताओ, 10 ग्राम ग्लूकोज है 100 ml सॉल्यूशन में, तो 100 ग्राम ग्लूकोज होगा 1000 ml यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो उसने यही पूछा है कि 1 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना ग्लूकोज चाहिए? 100 ग्राम। आंसर 1। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन फॉर रिवीजन। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है ना, कर लेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। द मोलैलिटी ऑफ 90% H2SO4 सॉल्यूशन इज। भाई मोलैलिटी बतानी है। अब 90% H2SO4, अब बताओ सर आप इसको क्या मानोगे? वेट बाय वेट लिखोगे या वेट बाय वॉल्यूम लिखोगे या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिखोगे? देखो उसने पूछा मोलैलिटी, वेट बाय सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही करते हैं। तो अब यहां पे कहीं भी वॉल्यूम की बात नहीं आ रही, इसका मतलब यही हिंट है कि दिस इज वेट बाय वेट, परसेंट वेट बाय वेट। और वेट बाय वेट परसेंट है तो आप लिख दोगे 90 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक। तो अब यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 आ जाएगा 90/98 और यहां पे कुछ बच्चे 100 पुट कर देते हैं। वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको देखना है कितना, 100 तो आपका सॉल्यूशन है, उसमें 90 ग्राम H2SO4 तो 10 ग्राम ही तो हुआ वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब सोल्व करो, मोलैलिटी इज इक्वल टू 90/98 डिवाइड बाई 0.01 kg, ठीक। और इसको हम लिख देंगे 90/98 गुना में 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो अब इसको सोल्व करो, ये हो गया 9000/98। तो लगभग आप इसको ना 100 ही मान लो, तो 9000/100 कितना हो जाएगा? 90। तो ये 90 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 90 से थोड़ा सा ज्यादा देखो कौन सा है। अब ये भी है और ये भी है। अब सोल्व करना पड़ेगा अपने को। अब आपको ऐसे सोल्व करना पड़ेगा, बचपन में करते थे ना 98 किस पे जाएगा? 9 पे जाएगा ही जाएगा। 9 8 जा 72, 9 9 जा 81 और 7 88 बच गया कितना? ये बच गया 10 में से 2 गया 8 और ये 9 में से 8 गया 1 और वो बच गया ये। अब 98 2 पे तो जाएगा नहीं, 1 पे जाएगा, तो 98 1 जा, अब 91 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 91 पॉइंट समथिंग ये आंसर है। तो आप लिख देना 91.83। आंसर इज 1, ठीक। सॉरी आंसर इज 3rd। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझने के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए या रिवीजन करने के लिए। कर सकते हैं नहीं कर सकते, ठीक। ये हो गया आपका 41st। नेक्स्ट है 42nd क्वेश्चन। 6 × 10⁻20 molecules of urea are present in 100 ml of the solution. The concentration of urea is, भाई number of moles of urea find out कर लो यहां से आप। 6 × 10⁻20 डिवाइड बाय 6 × 10⁻23 कितना आ गया? 10⁻⁻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 ⁻
3 मोल आ गया। वॉल्यूम कितना है 100 ml, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻1 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स की मोलरिटी कितना आ जाएगा 10⁻³ डिवाइड बाय 10⁻⁻1, दैट इज 10⁻⁻2 मोलर, यानी 0.01 मोलर। आंसर इज 2। वेरी इजी क्वेश्चन, लॉलीपॉप क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, एन x मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड इन बेंजीन हैज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इक्वल टू 0.2, द वैल्यू ऑफ x इज। x मोलल, मोललिटी दे रखा है x, बोल रहा है कि उसका मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना है 0.2। ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है ना। सॉल्यूशन किसमें बना, कंपाउंड इन बेंजीन। ठीक, ये सोल्यूट का दे दिया, कितना दे दिया 0.2। ठीक है भाई, और मोल फ्रैक्शन ऑफ फिर बेंजीन कितना रह जाएगा, टोटल 1 होता है तो 1 माइनस 0.2 कर दो, 0.8 आ जाएगा। सही है, तो यहां पे अब आपको मोलल बताना कितना। अब एक बात बताओ, मैं यहां पे इसको लिख सकता हूं मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू कितना होता है भाई, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई नंबर ऑफ टोटल मोल्स, एनटी लिख देता हूं नीचे, और यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कैसे लिख दोगे, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइड बाई टोटल। अब इसको ना आप डिवाइड कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे ये कितना 0.2, ये 0.8, ये कितना आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। ये रेशियो कितना आया इक्वल टू 1/4 आ गया कट के। लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना 1 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितना 4। ठीक, तो यहां से आप लिख सकते हो बेंजीन का मास 4 इंटू कितना होता है बेंजीन का मास C6H6 78 होता है, तो ये आ जाएगा आपका 78, ये हो जाएगा 4 8 जा 32, 4 दूनी 8 घटा दो 312 ग्राम आ गया। ठीक, अब पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन नहीं मोललिटी, मोललिटी कितनी आएगी, मोललिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सोलवेंट इन केजी, ये आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हो 1000/312, यार ऐसा ही लिख दो ना, 10/3 मान लो अप्रोक्स, 1000/300 करके अप्रोक्सीमेट ले लो, तो 10/3 आता है 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग आ रहा, कोई ऑप्शन एक आ रहा 3.2। आंसर इज 3.2, यानी आंसर इज 2। बोलो कोई डाउट नहीं है, कर लेंगे, समझ आना। दोबारा बता देता हूं, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। उसने क्या बोल रखा है, x मोलल सॉल्यूशन ऑफ ए कंपाउंड इन बेंजीन हैज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इक्वल टू 0.2, द वैल्यू ऑफ x इज। मोल फ्रैक्शन दे दिया सोल्यूट का 0.2, और आपसे क्या पूछ रहा है, मोललिटी पूछ रहा है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट 0.2 है, तो बेंजीन में सॉल्यूशन बनाया तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन 0.8। अब बेंजीन का सोल्यूट का और बेंजीन का मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो है वही इनके मोल्स का रेशियो आता है, देख लो। अब मोल्स का इनका रेशियो आ गया 1/4, यानी मोल्स का रेशियो सोल्यूट के मोल्स डिवाइड बाय बेंजीन के मोल्स 1/4 आ गया। तो मैं डायरेक्ट मान लेता हूं कि सोल्यूट का 1 मोल है और बेंजीन के 4 मोल है, मान लिया, तो इसका 1 मोल हो गया, बेंजीन के 4 मोल हो गए, तो बेंजीन के 4 मोल का मास निकाल दो, कितना आ जाएगा 4 × 78, 312 ग्राम आ गया बेंजीन, यानी सोलवेंट का मास आ गया। मोललिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सोलवेंट इन केजी, तो ये हो गया 1/0.312, तो ऊपर 1000/312, तो 3 से थोड़ा ज्यादा आएगा 3.2 आ गया। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, रिवीजन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक, तो इसमें कुछ अगर आपको नोट करना कर लो, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, लिखो इसको। अब नेक्स्ट देखो भाई, ये 44th हो गया और इसके बाद 45th। यार आई थिंक ये क्वेश्चन मिस हो गया है, हाँ 43rd रह गया था। When the concentration is expressed as the number of moles of a solute per liter solution is known as, भाई number of moles of solute per liter solution क्या बोलोगे, number of moles divided by volume, ये क्या होता है molarity, तो आंसर इज 2, आंसर इज 2, 43rd का 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 45th, the concentration of H2O2 solution of 10 volume is, भाई अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, देखो वेट बाय वेट परसेंट अगर आपको करना है ना इसमें,
क्या था इसका, x बाई 5.6 इंटू 17/10। ये फॉर्मूला पहले डिराइव करा दिया था, अब सीधा लिख लो बस। ये 10 दे रखा है, 10 इंटू 17, ये 10 बाई 5.6 इंटू में 10 से 10 कैंसिल, 17 बाई 5.6, तो 5 दिए 15, लगभग 3 पे जाएगा, लगभग 3% पे जाएगा। ठीक, समझे कि नहीं समझे? और 3% एक ही ऑप्शन है ऐसा, 3 है, 30 है, 10 है, 1 है, तो 3% आ जाएगा। आंसर इज 2। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। व्हेन ए हाइड्रोकार्बन ए अंडरगोज कंप्लीट कंबशन इट रिक्वायर्स 11 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस 4 इक्विवेलेंट ऑफ वाटर। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए? भाई आप एक काम करो, हाइड्रोकार्बन मान लो CXHY, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा और वाटर बनाएगा, यही तो होगा। अब यहां पे X मोल है, सॉरी कार्बन कितना है X, तो ये XCO2, वो हाइड्रोजन के Y एटम है, तो यहाँ पे Y/2H2O, और इसमें XO2 के मॉलिक्यूल है, ठीक, प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे Y/2 ऑक्सीजन एटम है, यानी Y/4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो जाएंगे। ये हो गई बैलेंसिंग। अब क्या बोल रहा है, 11 इक्विवेलेंट क्या है इसका, कितना क्या बोल रहे हैं, एक व्हेन ए हाइड्रोकार्बन अंडरगोज कंप्लीट कंबशन इट रिक्वायर्स 11 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 इक्विवेलेंट ऑफ वाटर। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए, है ना? ये बोल रहा है कि इसके 11 इक्विवेलेंट है और इसके कितने बोल रहा है, 4 इक्विवेलेंट बनते हैं। ठीक, तो बताओ इसका एक इक्विवेलेंट हमने लिया होगा ना, इसका एक इक्विवेलेंट हमने लिया होगा, जिसको कंबशन के लिए 11 इक्विवेलेंट चाहिए O2 और प्रोड्यूस करेगा 4 इक्विवेलेंट वाटर। ठीक, तो ये वैसे भी बोल के देख लो, 1 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विद X plus Y/4 इक्विवेलेंट ऑफ O2 टू प्रोड्यूस Y/2 इक्विवेलेंट ऑफ H2O। तो यहां से आप सीधा बोल सकते हो Y/2 यानी इक्वल टू कितना है, 4, Y इक्वल टू 8 आ गया, और यहां पे X plus Y/4 कितना है, X plus Y/4 इज इक्वल टू 11 है, तो X plus 8/4 इक्वल टू 11, X इक्वल टू कितना आएगा, 9 आएगा ना। ठीक, 9 आ जाएगा, तो C9H8, C9H8 ये फॉर्मूला बन गया आपका। आंसर इज फर्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन फॉर एग्जाम, लिख लो गुड क्वेश्चन फॉर एग्जाम। आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, बड़ा आसान क्वेश्चन था, सीधा कुछ भी नहीं यार। ये 11 इक्विवेलेंट, ये 4 इक्विवेलेंट, इसका एक इक्विवेलेंट ऑक्सीजन के X plus Y/4 इक्विवेलेंट के साथ रिएक्शन करके Y/2 इक्विवेलेंट H2O प्रोड्यूस करेगा, यानी Y/2 इज इक्वल टू 4, X plus Y/4 इक्वल टू 11। सोल्व कर दो X और Y को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर प्रोसेस। क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया। 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय बोलो 3 मोल H2 अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, 1 मोल अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय 3/2 मोल H2 and 20 मोल अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय 3/2 into 10 is equal to 30 मोल H2। कौन सा आंसर आ गया, आंसर थर्ड। वेरी इजी क्वेश्चन हो जाएगा सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 25 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। व्हाट इज द कंसंट्रेशन इन ppm? मोलिकुलर वेट देखा है 100। भाई अब 25 मिलीग्राम यानी 25 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट किसमें है, 5 लीटर वाटर में है ना, 5 लीटर सॉल्यूशन में है। और 5 लीटर सॉल्यूशन जो बनेगा इसका, ये 5 लीटर सॉल्यूशन बना, अगर इसको नहीं दिया है एक्वस सॉल्यूशन मान लो, तो 5 लीटर सॉल्यूशन का मतलब आप ये मान लो ना, इसका 5000 ग्राम वेट रहा होगा। प्लस सर आपको कैसे आइडिया लगा, भाई मैंने लेट एक्वस सॉल्यूशन है ये, ठीक, और एक्वस सॉल्यूशन यानी वाटर में है। अब वाटर में 0.025 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डाल भी देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 5 लीटर में डाल दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका डेंसिटी वाटर का होता है 1 ग्राम पर ml, तो 5000 ग्राम का जो वेट है वही हम सॉल्यूशन का मास ले लेंगे। अब ppm में क्या होता है, ppm में अगर हम करते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन गुणा में 10 की पावर 6 कर दो सोल्व, ये रहा 25 गुणा में 10 की पावर -3 डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन है 5000 गुणा में 10 की पावर 6। तो ये कैसे कटेगा भाई, ये 10 की पावर 3 ये इससे कट जाएगा, 5 ppm आ गया यार। ये तो कौन सा आंसर आ रहा है, आंसर इज थर्ड। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है भाई। 48 हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49. 1 gram of magnesium is burnt with 0.56 gram O2 in a closed vessel. Which reactant is left in excess and how much? देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, नीट में आ चुका है. Mg जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, ये रिएक्शन होती है MgO, ऐसे बनता है. ठीक, सबसे पहला यहां पे ये 1 ग्राम है, इसके मोल्स लिखो 1/24. ये 0.56 ग्राम है, इसके मोल लिखो 0.56/32. ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे लिमिटिंग रिजेंट कौन सा है, 1/24 डिवाइड बाई 1, और ये लिखोगे 0.56 डिवाइड बाई 32 डिवाइड बाई 1/2, दैट इज 0.56 डिवाइड बाई 32 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा ना, 2 ऊपर चला जाएगा. ठीक, या 2 को कैसे लिख देंगे, 2 तो यहीं आएगा, ऐसे आएगा, और ये कट जाएगा 0.28 पे, ये कट जाएगा 4/8 सा, ये 0.07, और ये हो जाएगा 24 0 0 24 4 जा, और ये आएगा 0, कितना आएगा, एक सेकंड, मैंने कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक कर दी इधर वाली में, सॉरी. जब आप इसको 1/2 से डिवाइड करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 0.56 डिवाइड बाई 32 गुना में 2, ये हो गया 16. अब इसको सोल्व करो, 6 ये जाएगा 0.16 किस पे जा रहा है, 16 0 पे गया, फिर 16 3 जा. ठीक, तो ये हो गया लिमिटिंग रिजेंट. तो लिमिटिंग रिजेंट कौन हो गया, O2. तो एक्सेस में रिएक्टेंट लेफ्ट कौन सा आएगा, रिएक्टेंट लेफ्ट Mg, क्योंकि एक्सेस में वही है, लेकिन Mg में 2 ऑप्शन है. अब कितना बचा आपको वो बताना है. अब अकॉर्डिंग टू रिएक्शन देखो, हाफ मोल O2 रिएक्ट विद 1 मोल Mg, सही है. अब 1 मोल रिएक्ट विद 2 मोल Mg, सही है. नेक्स्ट इसके बाद कितना है, O2 का मास 0.56 डिवाइड बाई 32 मोल O2 रिएक्ट विद 2 into 0.56 डिवाइड बाई 32 मोल Mg, और Mg का मास कितना होता है 24, तो 24 से मल्टीप्लाई कर दो, मास कितना रिएक्ट हुआ वो आ जाएगा. तो 2 पे 16 पे गया, 8 2 जा 8 3 जा, ये 0.28, ये 0.84 ग्राम. तो Mg लेफ्ट कितना आ जाएगा, 1 था ग्राम, उसमें 0.84 माइनस कर दो, 0.16 ग्राम. देखो भाई, नीट एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है. ठीक, नीट में ऑलरेडी आ चुका है. कितना लेंथी क्वेश्चन था. ऐसे क्वेश्चन को तीसरे अटेम्प्ट में करते हैं, और मैं तो कहूंगा सेक्शन बी में ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद से सोल्व करेंगे ना, आपको भी टाइम लगेगा. कितना टाइम मेरे को लग गया सीधा सोल्व करने में. पहले आपने मोल्स फाइंड आउट किए, फिर आपने एल से लिमिटिंग रिजेंट फाइंड आउट किया, फिर उससे पता चला कि एक्सेस रिजेंट मैग्नीशियम है, फिर आपने देखा कि मैग्नीशियम कितना बचा, हाफ मोल O2 रिएक्ट विद 1 मोल Mg, 1 मोल रिएक्ट विद 2 मोल Mg, 0.56/32 मोल O2 रिएक्ट विद इतने मोल Mg, फिर Mg के मास से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके क्या है मास आया, मास, और जो इतना मास रिएक्ट कर गया तो उसको 1 में से जितना रिएक्ट किया उसको घटाया, तब इतना Mg लेफ्ट आया है. तो बहुत लेंथी क्वेश्चन था. नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम इन 100 AMU ऑफ हीलियम इज. भाई हीलियम का, एक हीलियम का मास होता है, एक हीलियम एटम, 1 हीलियम एटम होता है इक्वल टू 4 AMU. तो नंबर ऑफ हीलियम एटम इन 100 AMU क्या हो जाएगा भाई, बोलो, 100 डिवाइड बाई 4, यानी 25 हीलियम एटम्स. था ही नहीं इसमें कुछ भी. आंसर इज 1. वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. ठीक, तो ये था भाई आज आपके मोल कॉन्सेप्ट यानी केयर टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन. एक एक क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है. कुछ क्वेश्चंस लेंथी भी थे, आपको भी पेपर में लगे होंगे, लेकिन वो आपके प्रैक्टिस के लिए है. अगर किसी बच्चे के कम मार्क्स आए, घबराना नहीं है, बल्कि हमें इन टेस्ट से सीखना है, क्योंकि इन टेस्ट में मेरी कोशिश ये रहेगी आपकी मैक्सिमम मिस्टेक कराई जाए. जो भी मिस्टेक आप कर सकते हो, या जो भी कॉन्सेप्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है वो कवर किया जाए. जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, चाहे टफ है, लेंथी है, इजी है, कैलकुलेटिव, किसी भी टाइप का, वो सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करता हूं. अगर किसी बच्चे के मार्क्स 180 आउट ऑफ 180 ना आए तो घबराना नहीं है, क्योंकि मेरे पास पूरा प्लान है कि आपके 180 कैसे कराने हैं.
पहले इन टेस्ट के थ्रू हमें मेन फोकस ये करना है कि चैप्टर में कोई कमी ना रहे, अच्छे से चैप्टर को रेडी करें, उसमें अगर कोई कमी में रह जाती है टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू देखें, टेस्ट के थ्रू हम रिवाइज करें, टेस्ट के थ्रू हम इंपॉर्टेंट टॉपिक देखें कौन से इस बार आ सकते हैं। ठीक, ये हमारा मेन टारगेट है। किसी के मार्क्स कम आए, सर मेरे तो 100 ही आए, मेरे 120 आए, सर मेरे 130 आए, तो ऐसे में घबराना नहीं है। आप ये देखो, टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद, टेस्ट के सॉल्यूशन के बाद आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है भाई, तो ऐसे अपने को काम करना है, लगे रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। हमारा टारगेट है 180 आउट ऑफ 180 और इसे हम अचीव करके ही रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।